watching Slime Recap. मैं आपका स्वागत करता हूं रिइंकार्नेशन की एक नए मानवा सीरीज में। लेकिन बाकी सीरीज की तरह नहीं, जहां मेन हीरो किसी पावरफुल ड्रैगन या किसी पावर ट्री या फिश या स्केलेटन या किसी फीमेल में रिइंकार्नेट हो जाता है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर दुनिया के सबसे कमजोर जीव में रीबॉर्न होता है। तो चलिए लाइट्स डिम करके अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? एक आदमी बिना कपड़ों के कुछ एंजॉय कर रहा है। आपकी तरह वो भी इस स्थिति में आराम महसूस कर रहा है। फिर उसने कुछ आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने सोचा ये पापा होंगे, लेकिन ये एक साधारण ब्लू पैनल है। ये उसका स्वागत करता है और पहले से ही उसका नाम और उसकी पिछली जिंदगी के सारे राज जानता है। एंथनी इस अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुआ क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में किसी को इतना अच्छा नहीं पाया। लेकिन इसका अगला मैसेज उसे हैरान कर देता है। उसे ये चीज पहले से पता होनी चाहिए थी। वो अब भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ है। उसे याद है कि वो एक किताब पढ़ रहा था, ये जानने के लिए कि वो सिग्मा मेल कैसे बन सकता है। फिर उसे डर लगने लगता है और सोचता है कि शायद वो अब स्वर्ग में है। भाई को अपने अच्छे कर्मों पर पूरा भरोसा है। वो सोचता है अगर ये स्वर्ग है तो पूल और बुफे कहाँ हैं? उसके स्वागत के लिए कोई जश्न क्यों नहीं है? सिस्टम आगे कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि वो जल्द ही एक नई दुनिया में रीबॉर्न होगा। एंथनी ने इस गहरी भारी आवाज को पहचाना। ये ठीक वैसी ही है जैसे वो लेजेंडरी बियर्डेड ओल्ड मैन ऑल वाइट गेम से। ये आगे कहता है कि वो पंगारा की दुनिया में रीबॉर्न होगा। अब उसकी किस्मत पूरी तरह से उसकी किस्मत पर निर्भर करती है। एंथनी उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी नई जिंदगी एडवेंचर, खतरे और मैजिक सीखने के मौकों से भरी होगी और वो विचित्र जीवों से मिलेगा। फिर ये उसका स्टेटस दिखाता है, उसकी ताकत, इच्छा शक्ति, टफनेस, एचपी और चालाकी। उसे लगता है कि ये उसके पसंदीदा गेम्स का प्रोटैगनिस्ट बनने जैसा है। फिर उसने अपने अजीब स्किल्स पर ध्यान दिया। उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, इसलिए वो मैजिशियन नहीं बन सकता। उसके पास सिर्फ बाइट फोर्स और एसिड शॉट है, जो सिर्फ खाने इकट्ठा करने के लिए उपयोगी हैं। असल में वो एक वर्कर एंट बनने जा रहा है। एंथनी ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या उसने कोई बुरा काम किया है जिससे उसे ये सजा मिली है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंगल है। उसके पास अपना दर्द बांटने के लिए एक भी दोस्त नहीं था। उसे इस बुरी किस्मत का कारण समझ में नहीं आया। सिस्टम उसे आगे बढ़ने और अपनी नई यात्रा शुरू करने को कहता है, लेकिन वो एंट बनने से इनकार कर देता है। तो सोल इनिशियलाइजिंग प्रोसेस जबरदस्ती शुरू हो जाता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, सिस्टम ने सोल ट्रांसफर प्रोसेस पूरा कर दिया। अब वो अपने शरीर को महसूस करने लगता है। उसे चिपचिपाहट और हर तरफ से दबाव महसूस होता है। वो इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन वो वास्तव में एक एंट के रूप में रीबॉर्न हो गया है। फिर वो अपने शरीर के हिस्सों की जांच करने लगता है। पहले उसके सभी 6 पैर अपने अपने स्थान पर थे, फिर उसके 2 एंटेनाए। फिर वो इस नए शरीर को संचालित करने की कोशिश करता है, एक पेट एंट के मालिक से खुद एक एंट बनने तक। उसे अपनी जिंदगी में डिमोशन मिल गया। इसके अलावा वो इस अंधेरे जगह के अंदर है। सब कुछ पूरी तरह काला है और उसकी दृष्टि भी धुंधली है। तो वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी रंगों को पहचान सकता है क्योंकि वो पहले से ही यहाँ है। इसलिए वो इस शरीर का पूरा उपयोग करने का फैसला करता है। उसे अजीब महसूस होता है, लेकिन वो हवा की धाराओं को सूंघने में सक्षम है। उसने अपने घर का नक्शा तैयार कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी फेरोमोन्स की गंध नहीं मिली। फिर उसने अपने साथियों के बारे में सोचा, क्योंकि वो इस जिंदगी में भी सिंगल नहीं रहना चाहता। कुछ समय बाद उसे आखिरकार गंध मिल गई, तो वो तेजी से अपने साथियों से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसने उनसे मिलकर काम कर लिया तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वो आशावादी रूप से कहता है वो किसी भी काम में उनकी मदद करने के लिए तैयार है और उनकी कॉलोनी की महिमा के लिए उनकी सहायता करेगा। लेकिन डर जाता है वास्तविक स्थिति देखकर। उसके साथी पीटे जा रहे थे इस मस्कुलर जिम लवर रेप्टाइल द्वारा। डर से वो चिल्ला उठता है। छिपकली मुस्कुराती है और चींटियों को निगल जाती है। वो बस यहाँ अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने आया है, लेकिन एंथनी इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो बस प्रार्थना करता है कि ये मस्कुलर आदमी उसे नोटिस न करे। वो सोचता है एक सिंगल एंट के रूप में वो क्या कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि वो एक काम कर सकता है, और वो है पूरी ताकत से भाग जाना। वो अपने जूतों को जलाकर भागता है, फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने सिर को जमीन पर पटकता है। हालांकि वो उस मॉन्स्टर से भागने में सफल रहा।
लेकिन ये असंभव नहीं है कि कोई और जल्दी से एक स्नैक लेने के लिए आ जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है और अपनी डिगिंग एबिलिटी का उपयोग करने लगता है। लेकिन क्योंकि चींटियां अपने मैंडिबल्स का उपयोग करके खुदाई करती हैं, लेकिन उसके पास वो नहीं है, तो वो अपने चेहरे का उपयोग करता है और खुदाई शुरू करता है। आश्चर्यजनक रूप से वो 7 इंच खुदाई करने में सफल रहा। फिर एकदम सही जगह में प्रवेश करके उसने एंट्रेंस बंद कर दिया। आखिर में उसे कुछ सांस मिली। वो बस यही उम्मीद करता है कि ओ जायंट लिजर्ड उसे ढूंढ न पाए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ कैसे आया। नई चींटियां आमतौर पर एक कॉलोनी के अंदर जन्म लेती हैं, जहाँ पूरी गार्डिंग आर्मी होती है, और उसकी गरीब साथी चींटी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है जो इन बुरी परिस्थितियों में गिर गया है। उसे समझ में आता है कि ये एक रेड है। उसे याद आता है कि उसके सिस्टम ने कुछ स्किल पॉइंट्स और बायोमास के बारे में बताया था, तो वो इस लंबी मैनुअल को चेक करता है। इस कंटेंट को इग्नोर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे समझ में आता है कि उसके पास स्किल पॉइंट्स और बायोमास हैं जिन्हें वो खर्च कर सकता है, और अगर ये एक गेम लाइक सिचुएशन है तो उसे कुछ मेन्यू खोलने में सक्षम होना चाहिए। तो उसने स्पाइडरमैन जैसी पोस्चर आजमाई ये जानने के लिए, लेकिन ये काम नहीं किया, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। लेकिन वो अभी भी मोटिवेटेड है और अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है। वो अलग अलग प्रकार के जेस्चर्स आजमाता है और आखिरकार उसकी किस्मत चमकी और स्टेटस बार खुल गया। उसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि उसे नहीं पता कि ये नंबर्स हाई हैं या लो, लेकिन अब वो अपना स्टेटस देख सकता है। उसकी नजर पहले ग्रिप पर पड़ी। वो सोचता है कि ये शायद किसी चीज को पकड़ने की क्षमता हो सकती है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर क्लिक किया, डिटेल्स सामने आ गईं। ग्रिप वो एबिलिटी है जिससे वो किसी चीज को पकड़ सकता है। इसके साथ वो दीवारों पर चलने में सक्षम हो जाएगा। जैसे ही उसने अपनी स्किल डिटेल्स पढ़ी, उसकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई और वो उस बूढ़े आदमी को आशीर्वाद देने लगा जो इस सिस्टम को संभाल रहा है। हालांकि उसे नहीं पता क्या ये वही बूढ़ा आदमी है या नहीं। उसके बारे में छोड़कर उसने सिस्टम की तारीफ की जिसने उसे ये सारी यूनिक एबिलिटीज दी हैं। उसने एक एक करके अपनी सभी एबिलिटीज को टेस्ट किया। उसे पता है कि पृथ्वी पर चींटियों की कई स्पीशीज हैं जो अपने पीछे से फॉर्मिक एसिड शूट कर सकती हैं। वो खुद को उसी मॉन्स्टरस स्पीसीज से मानता है। अगर वो इस स्किल को मास्टर कर लेता है तो शायद वो उस रेप्टाइल को उसके अटैक से बचकर हरा सकता है। लेकिन उसे अब भी इस बारे में यकीन नहीं है, क्योंकि बाइटिंग, क्रॉलिंग, डिगिंग और एसिड शूट करना सबसे बेस्ट टूल्स नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसके पास नहीं है वो है जानकारी, जैसे कि वो है कहाँ और इस जगह में किस तरह के जीव रहते हैं, चींटियों और रेप्टाइल्स के अलावा। क्योंकि उसके पास बात करने की क्षमता नहीं है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन उसे अपनी जानकारी खुद इकट्ठा करनी होगी। लेकिन वो डरता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने अज्ञात भयावह प्राणी उसके बाहर इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इस विचार से वो डर जाता है, तो वो खुद को शांत करता है, क्योंकि पैनिक उसे कोई मदद नहीं करेगा। एक जंगली प्राणी के रूप में उसे केवल एक ही चीज करनी है, वो है सरवाइव करना। उसने पहले ही अपनी बेस सेल्फ को समझ लिया है, उसकी बेस स्किल्स को। अब उसे सिर्फ अपनी स्किल पॉइंट्स उन पर खर्च करनी है, लेकिन उसे नहीं पता कैसे। जैसे ही उसने सोचा, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उससे पूछ रहा है कि क्या वो अपनी स्किल पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। इसके पॉजिटिव बिहेवियर के कारण वो अपने सिस्टम से और भी ज्यादा प्यार करने लगा। उसके पास केवल एक ही स्किल पॉइंट और साथ ही बायोमास भी है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो कोई नई स्किल अनलॉक करना चाहता है या पुरानी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। और बायोमास उसके शरीर के एवोल्यूशन के लिए खर्च किया जा सकता है। कई स्किल्स खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जो उसके लिए किसी एक को चुनना मुश्किल बना देता है। फिर उसने बायोमास अपग्रेडेशन की जांच की। एक पल के लिए सोचने के बाद आखिरकार उसने अपना चुनाव कर लिया। अपने स्किल पॉइंट का उपयोग करके उसने स्टेल्थ एबिलिटी खरीदी और उसने अपनी बायोमास को अपनी आंखों पर खर्च किया। सिस्टम ने उसके आदेश की पुष्टि की। जैसे ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूरी हुई, उसकी आंखों में एक लौ जल गई और उसकी आंखें जलने लगीं। वो दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर लौटने लगा, लेकिन वो इस दर्द को बुरा सौदा नहीं मानता, क्योंकि किसी की दृष्टि में सुधार करना हमेशा के लिए लग जाता है, उसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए। अब जब उसने काउंटर मेजर्स हासिल कर ली हैं, वो अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। उसके आसपास सब कुछ साफ है, वहाँ धूल का कोई निशान नहीं है या सड़क पर रैपर्स भी नहीं है। फिर वो 2 रास्तों के किनारे आ गया। जहाँ दाएं वाले में उस जानवर ने उसके साथी को खा लिया था, तो वो वहाँ नहीं जाएगा, इसलिए उसने बाएं गुफा को चुना। फिर वो रेंगता है और इस ट्रैकिंग यात्रा का आनंद लेता है। वो रेंगता है और चढ़ता है और अपने नए शरीर के पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाता है। अपनी नई आंखों के साथ वो थोड़ा बेहतर देख पाता है। वो नहीं समझता ये ट्विस्टिंग वेन्स जैसी नीली रोशनी क्या है।
वो ये भी देख सकता है उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। समय के साथ एक नवजात चींटी का सॉफ्ट व्हाइट एक्सोस्केलेटन समय के साथ कठोर हो जाएगा। जैसे ही वो छेद से बाहर निकलता है, चमकदार रोशनी के कारण उसे देखना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक भूमिगत जल प्रवाह है और इस छोटी चींटी के लिए यह विशाल है। लेकिन फिर वो डर गया नजदीकी राक्षसों को देखने के बाद, क्योंकि वह यहाँ सबसे कमजोर प्राणी है। उसकी स्टेल्थ स्किल के साथ वो अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। दृष्टि के मामले में खराब दृष्टि होना वास्तव में पेट में दर्द के समान है, क्योंकि वह इंसान की दृष्टि का आदी हो गया है। इसलिए उसके लिए यह बहुत असहज था। इसलिए उसने अपनी दृष्टि को संशोधित किया। जहां तक स्टेल्थ एबिलिटी चुनने का सवाल है, चूंकि चींटियां एक ग्रुप में काम करने वाली स्पीशीज हैं, इसलिए उनके लिए किसी भी खतरे की स्थिति में छिपना असंभव है। इसलिए उसने इस तरह की स्थिति से अपनी जान बचाने के लिए स्टेल्थ को चुना। एक पल के बाद उसकी त्वचा पूरी तरह से लाल हो जाती है। फिर उसने एक तेज और भयानक फ्रीक्वेंसी पकड़ी तो उसने अपनी ग्रिप का उपयोग करके उसे नजदीक से देखने का निर्णय लिया। वो सीलिंग पर पहुंचा और सोर्स की खोज शुरू कर दी, लेकिन ये नीली रेखाओं की वजह से वो कुछ मुश्किल से ही देख पा रहा था। फिर उसने उन बूंदों पर ध्यान दिया जो पानी की सतह पर गिर रही थीं, और सोचा कि क्या यही वह चीज है जो उसने सुनी थी। लेकिन वो कुछ और था। इसलिए उसने गहराई से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और जल्द ही पास के मॉन्स्टर्स की आवाजें पकड़ ली। वो सोचता है कि वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये मॉन्स्टर्स ही वो आवाजें बना रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वो भेड़िया उसे देख चुका है। इसलिए उसने जल्दी से पीछे की तरफ चट्टान के पीछे जाकर छिपने का फैसला किया। वो समझ नहीं पाता कि ये भेड़िया कीड़े क्यों खा रहा है। क्या उसने लायन किंग देखा है? लेकिन हमारा प्रोटो उस मुश्किल स्थिति से बच गया। अब वो अपनी नई एबिलिटी का परीक्षण करने के लिए और उसे स्टेल्थ मोड में सक्रिय कर देता है। उसका शरीर अब पारदर्शी हो गया है। अब वो कोई भी शरारती काम कर सकता है। लेकिन पहले उसने शांति से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने पहले ही उस गंदे भेड़िए पर एक अच्छी नजर डाली थी। फिर उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन लिजार्ड बीस्ट पर ध्यान दिया। उसने इसे होम व्रेकर और बेबी स्नेचर नाम दिया। लेकिन तभी उसने कुछ बहुत अजीब देखा। ये क्रीचर्स एक दूसरे पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सोचता है कि क्या उसने ग्रेट मॉन्स्टर पीस ट्रीटी मीटिंग को मिस कर दिया। खैर, उसे एक ही जगह पर रहने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए उसने थोड़ा और नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन वो घबराकर स्नेल स्पीड से आगे बढ़ता है और कई मिनटों के बाद आखिरकार नीचे पहुंच जाता है। और उसकी स्टेल्थ स्किल भी लेवल 2 तक बढ़ गई है, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण दूरी तय की थी। उसका शक सही था कि स्किल्स का अभ्यास करके उन्हें ट्रेंड किया जा सकता है। अब वो दुश्मनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जबकि वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को ट्रेन कर रहा है। एक तीर से दो शिकार। लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो वो मर जाएगा। वो अपने पहले मॉन्स्टर ग्रुप के पास पर्याप्त नजदीक पहुंचा और अपनी रिसर्च शुरू की। ये चीज एक क्लम्प की तरह आकार में थी और ये हमेशा फ्यूरियस दिखते थे। वो समझ नहीं पाता कि ये मॉन्स्टर कचरे जैसा क्यों दिखता है, लेकिन आखिरी मॉन्स्टर इतना बुरा नहीं है। इस मॉन्स्टर की सबसे खतरनाक चीज इसकी स्पाइक्स हैं। एंथनी जानता है कि इन भयानक प्राणियों में से हर एक संभावित बायोमास की फसल है और ये उसके लिए एडिशनल EXP के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पहले उसने कुछ तैयारियां करने का फैसला किया। अगले कुछ घंटों में उसने ध्यानपूर्वक पुल के ऊपर रहते हुए अपनी स्थिति को छिपे रहने के लिए बार बार बदला। उसने देखा कि ये क्रीचर्स कैसे चलते हैं और नहीं, जहां क्रीचर्स उसके बाद गए वहां का विवरण। अपने पहले 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि सेंटीपीड और क्रो का बीस्ट उसी स्थान की ओर गए। अगले घंटों में भेड़िया लिजर्ड बीस्ट दक्षिणी छोर पर एक छोटे से टनल की ओर गया और अंत में स्पाइकी लिजर्ड दीवार पर रेंग कर गायब हो गया। चूंकि वो एक और वॉल ड्वेलर है, उसने इसे अपना स्टेप ब्रदर मान लिया। फिर उसकी स्टेल्थ स्किल भी लेवल 3 तक बढ़ गई और वो अपने बेस पर वापस आ गया। हालांकि वो कुछ आराम करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो और काम करने चला जाता है और अपना डिगिंग मोड सक्रिय करता है। पहले वो कुछ और ब्रीदिंग रूम बनाना चाहता है। उसने गड्ढा खोदा, फिर उसे इंट्रूडर से सुरक्षित रखने के लिए बंद कर दिया। वो वही काम करता रहा और जल्द ही उसकी डिगिंग स्किल भी लेवल 2 तक पहुंच गई। अपना काम पूरा करने के बाद आखिरकार वो थोड़ी राहत की सांस ले सका। जल्द ही उसे लगा कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। उसका पेट गुर्राने लगा क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो उसने फैसला किया कि वो अपना पहला शिकार करने जाएगा और उसने पहले ही अपना टारगेट तय कर लिया है। कुछ समय के बाद वो गुफा में वापस आया और उसे बहुत भूख लगी है। उसका खाली पेट लगातार शोर मचा रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में खाई गई सभी स्वादिष्ट चीजों को याद किया। वो जल्द ही फिर से होश में आ गया। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वो वॉल लिजर्ड थी, लेकिन उसने इसे एक रसदार मांस के टुकड़े के रूप में देखा, जबकि सेंटीपीड उसे नूडल के गुच्छे की तरह लग रहा था।
उसे इस समस्या का समाधान करना होगा, इससे पहले कि वो अनजाने में किसी रैंडम बीस्ट को चबा डाले और उनसे खुद को मरवा डाले। उसने अपने अगले मूव की तैयारी में बहुत समय बिता दिया, लेकिन अब उसका पेट उसकी राह में आ रहा है। उसने पूरे 2 दिनों तक इस गुफा के हर पहलू का विस्तार से अध्ययन किया। वो इतने लंबे समय तक उल्टा लटका रहा कि वो लगभग पानी में गिर ही गया। ये ऐसा स्विमिंग पूल है जिसे वो कभी भी एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन उसकी सभी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद। उसकी स्टेल्थ स्किल लेवल 4 तक पहुंच गई और उसकी डिगिंग एबिलिटी लेवल 3 तक पहुंच गई। उसे लगातार आगे बढ़ते रहना है और एक शैतानी मुस्कान के साथ अब वो तैयार है, लेकिन उसे जल्द से जल्द अपना पहला शिकार पकड़ना है। उसकी एंटेनाई ने टारगेट का पता लगा लिया, वो उसे सूंघ भी सकता है, तो उसने एक एम्बुश की तैयारी की। उसका चुना हुआ शिकार इस तरफ की दीवार का उपयोग एक रेस्टिंग प्लेस के रूप में कर रहा है और अब सभी बीस्ट्स रोजाना एक बार पानी पीने के लिए नीचे आते हैं। एक आइसोलेटेड क्रीचर जिसका रास्ता प्रेडिक्टेबल है, उसे विश्वास है कि वो इसे हरा सकता है और अंत में भूरा लिजर्ड बाहर निकल रहा है और वो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत उत्साहित है। एंथोनी अपने स्टेल्थ मोड में छिपते हुए लिजर्ड का पीछा करता है, जबकि उसका पेट खाने के लिए रोता रहता है। इसीलिए वो अपने पेट को आश्वासन देता है कि सही स्थिति में पहुंचते ही वो उसे खाना खिलाएगा। वो नहीं चाहता कि इन स्पाइकी चीजों से उसे चोट लगे, लेकिन वो अपने दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को हटा देता है क्योंकि उसका पेट उस पर निर्भर है और उसने पहले ही बहुत तैयारी कर ली है। उसके हमले का समय सब कुछ तय करेगा। फिर वो कूदता है, फिर अपनी एसिड को शूट करता है और लिजर्ड की एक टांग पर हिट करता है। रेप्टाइल नीचे गिर जाता है, जबकि एंथनी फेज 2 के लिए आगे बढ़ता है। रेप्टाइल गुस्से से एंथनी की तरफ देखता है, लेकिन एंथनी अब बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने उसे पहले ही अपंग कर दिया है और उसकी ग्रिप स्किल अब लेवल 3 पर है, इसलिए दीवार पर वो उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। एंथनी लिजर्ड का मजाक उड़ाता रहता है। वो कहता है कि वो हल्का है, जबकि लिजर्ड मोटा और धीमा है। वो उसके शरीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए लिजर्ड अपनी मोटी टेल का इस्तेमाल करके दीवार पर जोर से मारता है। दीवार की चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं, लेकिन एंथनी ने समय रहते छलांग लगा दी और हवा में रहते हुए फिर से लिजर्ड पर अपनी एसिड जूस थूकता है और इस बार उसने उसके चेहरे पर थूका। रेप्टाइल दर्द में लुढ़क जाता है। लिजर्ड लुढ़कता है और उसी समय एंथनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंथनी उसकी हर हमला डॉज कर देता है। लिजर्ड की चीखें गुफा में गूंजती हैं। इसे दूसरे मॉन्स्टर्स भी सुन सकते हैं। यह एंथनी के लिए समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन लिजर्ड पहले ही अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लिजर्ड अपना सरप्राइज अटैक करता है और लगभग एंथनी के छोटे से सिर को अपनी विशाल टेल से कुचल देता है। लेकिन रेड बॉय ने डॉज किया और अपने पहले मील के लिए अपने दांत तैयार कर लिए और सीधे अपना मुंह चौड़ा किया और चीज को अपने मुंह में डाल लिया। मेरा मतलब है कि उसने उसके चेहरे को काट लिया। दर्द के मारे लिजर्ड घोड़े जैसा चिल्लाने लगता है और एंथनी उसका सवार बन जाता है। रेप्टाइल दीवार पर चढ़ने लगता है, लेकिन जल्द ही उसकी सांस फूल जाती है क्योंकि एंथनी के जहर ने उसे पैरालाइज कर दिया है। इसलिए वो नीचे गिर जाता है, लेकिन एंथनी उसे गले लगाकर रखता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। एंथनी उससे माफी मांगता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपना पहला किस चाहता था। फिर अपने एसिड शॉट का उपयोग करके उसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उसका अटैक लेवल 2 तक लेवल अप हो गया। एंथनी ने सोचा कि वो अभी भी मरा नहीं है, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे रॉ में ही करना होगा। और उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला और उससे खून निकलने लगा। उसकी बाइट स्किल लेवल 3 तक बढ़ गई, लेकिन वो बहुत शौक में है क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट तक ही टिक पाया, लेकिन कम से कम उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब एंथनी खुद को एक अडल्ट मानता है क्योंकि उसने अपने अडल्टहुड का पहला कदम उठा लिया है। यह उसकी पूरी जीत है। वो दुखी है कि उसे अपनी एंट फॉर्म में इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। उसे अपने पिछले मानव जीवन में इस तरह की चीजें करने का कोई मौका नहीं मिला। एकमात्र चीज जो उसने की थी वो कुछ एडल्ट बुक का आनंद लेना था और कुछ और अनुभव नहीं किया। फिर ब्लू पैनल हस्तक्षेप करता है। यह कहता है कि उसने लेवल 2 के स्पिनाचिया लासर्टोस के साथ काम पूरा कर लिया है। उसे कुछ स्किल्ड पॉइंट्स मिले हैं और वह खुद भी लेवल 2 पर पहुंच गया है। इस लिजर्ड का नाम सुनकर एंथनी सोचता है कि क्या यह लिजर्ड रूसी है, क्योंकि इसका नाम उनके जैसा लगता है। फिर अचानक उसने अपनी एंट स्पीसीज का नाम देखा। यह माइका के लिए है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी की एक किताब में इस एंट स्पीसीज के बारे में पहले ही पढ़ा है। माइका वुड एंट्स का लैटिन नाम है। अगर हर क्रीचर का लैटिन नाम है तो उसका पूर्व ज्ञान काम आ सकता है। अचानक वो खुद को एक सेज जैसा महसूस करने लगता है। इसके अलावा उसने 3 जीवन पाठ सीखे हैं। पहला, वो मॉन्स्टर के पीछे गोली मारकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। दूसरा,
जब वो लेवल अप करता है तो एक नया स्किल पॉइंट कमा सकता है। और तीसरा, चूंकि ये लिजर्ड लेवल 2 का मॉन्स्टर था तो दो संभावनाएं हैं, या तो वो लेवल 2 पैदा हुआ था या उसने एक बार लेवल अप किया था। फिर उसे सबसे महत्वपूर्ण बात याद आती है। यहाँ आने का कारण वो है खाना। तो वो उसे खाना शुरू कर देता है जब तक कि उसके पीछे एक भी शिट नहीं बचता। हालांकि एंथनी खाने के लिए आभारी है, लेकिन उसका स्वाद बिना नहाए हुए फिश जैसा है। वह इस स्वाद को अपने स्टमक में बमुश्किल ही सहन कर पाता है। फिर से सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक और बायोमास सोर्स प्राप्त कर लिया है। एंथनी इतना भरा हुआ महसूस करता है कि वह पूरे हफ्ते बिना खाए रह सकता है। अजीब स्वाद के बावजूद उसे एक स्किल और बायोमास पॉइंट प्राप्त करके खुशी मिलती है, एक साधारण सी खुशी उसके जैसे प्राणी के लिए। भूख मिटाने के बाद वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ ही समय बाद बीस्ट्स फिर से पूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उनके राइवल्स में से एक गायब हो चुका है। कुछ मिनटों के बाद एंथनी उस पूल के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और वह अपने रिवॉर्ड को कुछ नए स्किल्स पर खर्च करने के लिए तैयार है। फिर वह एक बार फिर से अपनी स्टेटस बार खोलता है, यह सोचते हुए कि इस टास्क की वजह से उसने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन में वह सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने में सक्षम रहा। उसकी इंट्रोवर्ट आदतें फिर से वापस आने लगती हैं, लेकिन वह अपने माइंड को क्लियर करता है क्योंकि वह फिर से अपने दिन हेंटाई पर नहीं बिताना चाहता। वह सोचता है कि क्या इस दुनिया में कोई एंट हेंटाई है। मजाक से हटकर वह सोचता है कि इस बार वह अपने बायोमास पॉइंट्स कहां खर्च करेगा। लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे समझे वह अपनी आंखों को इवॉल्व करने का फैसला करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह सच में अपनी आंखों पर यह पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। एंथनी जल्दी से उसे ऑर्डर करता है कि ऐसा कर दो। कुछ पल के दर्द और सफरिंग के बाद, हालांकि उसे यह पेन पसंद नहीं है, लेकिन एचडी क्वालिटी में उन चीजों को देखने के लिए उसने इस इंटेंस पेन को सहन कर लिया। लेकिन उसकी नजर अभी भी एवरेज ह्यूमन आईसाइट से कहीं पीछे है। फिर भी उसे अब इससे मैनेज करना होगा। अब उसे अपने स्किल पॉइंट को खर्च करना है और उसके माइंड में पहले से ही एक स्किल है। वह स्किल है टनल सेंस। वह इसे सीखकर खुद को और अधिक सिक्योर महसूस करेगा। इस स्किल से वह उन क्षेत्रों का पता लगा सकेगा जहां वह भविष्य में जीवित रह सकेगा। टनल सेंस उसे एसेंशियली उसकी रेंज को ब्रॉड करने में मदद करेगा और उसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। फिर से सिस्टम पूछता है कि क्या वह सच में इस स्किल को सीखना चाहता है। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ वह कहता है, हाँ। स्किल डाउनलोड करने की फीलिंग पूरी तरह से बॉडी मॉडिफिकेशन प्रोसेस से अलग होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बालों में पानी बह रहा हो, जो वह अपनी कमजोर आंखों से नहीं देख सकता। सिस्टम इसकी कंप्लीशन की सूचना देता है। एंथनी मानता है कि यह स्किल उसके प्लान के अनुसार वास्तव में मदद करेगी, लेकिन एक्सप्लोरेशन से पहले वह एक अच्छी नींद लेने का फैसला करता है ताकि वह अपनी स्टैमिना को रिस्टोर कर सके। आखिरकार उसने अभी अभी एक पुअर 10 मिनट परफॉर्मेंस दी थी। दूसरी ओर कोई झाड़ियों से आ रहा है, एक आदमी और एक औरत, केवल दोनों ही और कोई नहीं। जैसे ही वह विस्पर सुनता है उसे लगता है कि वह कुछ देख रहा है, लेकिन वह खुद से कहता है कि यह उसके माइंड की डर्टी ट्रिक है। वापस लाल राक्षस पर आते हैं। वह आराम से सो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह एक सॉफ्ट और कोजी क्लाउड पर सो रहा है। बस जब वह इस चीज का आनंद ले रहा होता है तो क्लाउड पलट जाता है और उसके साथ एक कॉमन ड्रीम ट्रॉमा होता है। वह अपने बेड से गिर जाता है और फिर से अपना सिर जमीन पर पटक लेता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और वह फिर से मोटिवेशन के साथ उठ खड़ा होता है, इन गुफाओं की खोज के लिए तैयार। द ग्रेट लियोनार्डो दे एंची अब अपने अगले शिकार की तलाश में है, लेकिन उससे पहले वह मुस्कुराता है और कुछ ट्राई करने का फैसला करता है। फिर से वह हर स्पाइडरमैन पोस्चर का उपयोग करता है और अपनी मेन्यू बार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह फेल हो जाता है। फिर वह खुल जा सिम सिम कहता है मेन्यू बार खोलने के लिए, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। उसने वास्तव में उम्मीद की थी कि यह काम करेगा। वह वास्तव में इंफॉर्मेशन बार खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वह ओवर थिंकिंग से खुद को रोकता है और फिर वह फ्लिप करता है और आयरन मैन पोज देता है और कहता है एवेंजर्स असेंबल। इंफॉर्मेशन बार खुल जाती है। वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि गांडाल्फ आयरन मैन का फैन है। यह लिजर्ड स्पर्नेट्टा लेटरटॉस का मतलब थॉर्न लिजर्ड होता है और इसकी स्पाइन्स में वेनम होता है, लेकिन यह थोड़ी जानकारी उसे निराश करती है। लेकिन यही एक बेसिक प्रोफाइल के बारे में सच्चाई है। उसने सोचा था कि वह इंफॉर्मेशन बार से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता।
उसने सोचा था कि वह अन्य मॉन्स्टर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि पहले उन्हें शिकार किया जाए। इसलिए वह और अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए तैयार हो जाता है। एक और दिन और एक और मॉन्स्टर उसका अगला शिकार बनने के लिए तैयार है। उसने सेंटीपीड्स पर ध्यान दिया और वे बहुत भद्दे हैं, लेकिन जब उसने उन्हें अपनी अल्ट्रा मैक्स प्रो आई से देखा तो वे अब भी भद्दे ही दिखे, लेकिन पूल का पानी पहले से थोड़ा ज्यादा चमक रहा है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह यहाँ कई दिनों से है, लेकिन उसे अभी तक पानी की प्यास महसूस नहीं हुई, चाहे वह खाना खाए या अपना पिछवाड़ा रगड़े। वह सोचता है कि क्या यह इन राक्षसों की वजह से है, लेकिन वह भी उनके जैसा ही एक राक्षस है, तो फिर उन्हें प्यास क्यों लगती है जबकि उसे नहीं। इसके पीछे जरूर कोई कारण होना चाहिए, इसीलिए वह इस रहस्यमय पानी की जांच करने का फैसला करता है। धीरे धीरे बिना किसी शोर के वह इन सेंटीपीड्स से बचते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। वह सोचता है कि पहले की तुलना में यहाँ और भी ज्यादा राक्षस हैं और सभी छिपकली की तरह दिखते हैं। फिर एक भेड़िया उस पर नजर डालता है, लेकिन भेड़िया आगे कोई कदम नहीं उठाता। इससे एंथनी भ्रमित हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि सेंटीपीड्स ने उसका रास्ता रोक दिया है। वह बेहद डर जाता है। भले ही वे बहुत ही खतरनाक दिखते हैं और किसी भी समय उसे मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। एंथनी ने पहले से ही ऐसी बातों की उम्मीद की थी। उसकी थ्योरी के अनुसार भले ही ये प्रतिद्वंदी जानवर एक दूसरे से मिलते हों, वे कभी हमला नहीं करते। झील की सीमा के बाहर कई संघर्ष होते हैं, लेकिन झील के पास कुछ नहीं होता। इस पानी के स्रोत में जरूर कुछ खास बात है और वह नहीं सोचता कि राक्षसों के अजीब व्यवहार का कारण सिर्फ पानी की अधिकता है। पानी को देखने के बाद भी वह कुछ समझ नहीं पाता और वह इस पानी को किसी लैब में टेस्ट भी नहीं कर सकता। भले ही वह इसे पीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह मजबूर होकर अपना मुंह पानी में डालता है। लेकिन जैसे ही उसकी जीभ पानी को छूती है, उसे जलन महसूस होती है। वह सोचता है कि क्या यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसे समझ नहीं आता कि ये प्राणी इस दर्दनाक जलते हुए मौत के पानी को पीने क्यों आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या गलत है, लेकिन फिर वह कुछ और अजीब देखता है। इस जलन के अलावा उसके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने सोचा था कि इस पानी को पीने के बाद कुछ होगा, क्योंकि ये सभी राक्षस इस पानी के तालाब को लेकर इतने जुनूनी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वह चुपचाप लौटने लगता है, क्योंकि उसने जो करना था वह कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को रोक सके, वह एक और घूंट लेने जाता है और इस बार उसने एक बड़ा घूंट लिया, जिससे उसे जमीन पर दर्द में लौटना पड़ा। जब तक उसने अपने शरीर से सारा पानी निकाल नहीं दिया, उसने कसम खाई कि वह इस चीज को फिर कभी नहीं आजमाएगा। अब जब उसने इस रहस्यमय तालाब की जांच कर ली है, तो वह इस गुफा का पता लगाने जाता है और एक नक्शा बनाना शुरू करता है। उसे सबसे घनी रोशनी वाली जगह की ओर बढ़ना है। फिर उसे किसी अन्य प्रकार के प्राणी की गंध महसूस होती है। फिर अचानक उसे एहसास होता है और वह सोचता है कि क्या यह वही है जो वह सोच रहा है। कुछ सीढ़ियां मिलने के बाद वह उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। यह उसके लिए मानव अस्तित्व का पहला प्रमाण है। वह इस दुनिया के मनुष्यों को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है, चाहे वह इस दुनिया के मनुष्यों को देख सके, चाहे वह कुछ बौने या परियों को देख सके। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने इस गुफा के अंदर एक सीढ़ी क्यों बनाई है। लेकिन वह खुद को एक आत्मव्याख्यात्मक उत्तर देता है। उसकी थ्योरी के अनुसार यह एक अक्सर उपयोग होने वाला सुरंग है, इसलिए उन्होंने इसे यात्रा करने के लिए और अधिक सुविधाजनक बना दिया है, जिसका मतलब है कि यहाँ और भी सीढ़ियां हो सकती हैं। सीढ़ियों का पालन करते हुए वह सोचता है कि वह सतह तक भी पहुंच सकता है। वह चलते रहता है और उसे और भी सीढ़ियां मिलती हैं। सीढ़ियों का पालन करते हुए वह अपनी ऊंचाई मापने लगता है, क्योंकि सीढ़ियां आमतौर पर मनुष्यों के 1 फुट के आकार की होती हैं। बहुत सारे गणना और बहुत सारे गणितीय सूत्रों का उपयोग करने के बाद उसे परिणाम मिलता है कि वह मनुष्यों की तुलना में बहुत छोटा है, शायद उनके घुटनों के आकार का। तो सभी अंदर के राक्षस जो इतने बड़े और खतरनाक दिखते हैं, वास्तव में बहुत छोटे होने चाहिए। उसने समझा कि ये सभी राक्षस आसान खेल स्तर पर हैं। फिर वह डर जाता है। अगर वे राक्षस कमजोर माने जाते हैं, तो उसे यहाँ अपनी उपस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जितना गहरा कालकोठरी जाता है, उतना ही खतरनाक राक्षस आता है। इसलिए उसने अपनी मौत की ओर न जाने का फैसला किया। इसलिए वह इस सीढ़ी से वापस लौट गया। फिर अचानक वह लैंप्स पर ध्यान देता है और अधिक उत्साहित हो जाता है। जितना वह यात्रा करता है, उतने अधिक सभ्यता के संकेत मिलते हैं। उसे समझ में आता है कि वह सतह के करीब है, क्योंकि वह काल कोठरी के अंदर जाने से बच रहा है, इसलिए यह उसके लिए अच्छा है। फिर अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है।
वह शायद किसी अन्य दुनिया के व्यक्ति से मिल सके। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इंसान कैसे दिखते हैं, वे कौन सी नस्ल हैं, क्या वे जादू जानते हैं, क्या वे खेल की तरह कोई साहसिक गिल्ड है, उनकी भाषा, भोजन और संस्कृति क्या है। वह सोचता है कि क्या वह इस दुनिया के मनुष्यों के साथ संबंध बना सकता है। उसे यकीन है कि उन्होंने कभी भी राक्षस रूप में किसी मनुष्य को नहीं देखा होगा। जितना वह आगे बढ़ता है, गुफा संकरी हो जाती है। फिर एक रोशनी की किरण उसकी आंखों पर पड़ती है और यह पहली बार है जब उसने असली धूप देखी है। वह सिर्फ धूप का पता लगाकर बहुत उत्साहित हो जाता है और इसे एक पवित्र प्रकाश की तरह प्रार्थना करने लगता है। धूप की खोज के साथ उसने निष्कर्ष निकाला कि अब सतह बहुत करीब है। जैसे ही वह सबसे उज्जवल क्षेत्र का पता लगाता है और अधिक मानव निर्माण खोजने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है कि क्या यह एक गार्ड रूम है, अचानक उसने एक चमकदार लाल रोशनी देखी, लेकिन वह हिल रही है और अंत में उसके सामने कुछ असली इंसान दिखाई देते हैं। वो आखिरकार वो देख ही लेता है जो वो चाहता था। फिर उसकी नजर उस रेड क्रिस्टल पर पड़ती है जो पहले वाली रेड लाइट छोड़ रहा था। उसे समझ आता है कि ये लोग इसी से मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करते हैं। अचानक से वो आदमी कुछ स्पेल चांट करने लगता है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस वर्ल्ड, एंथोनी ने सोचा। रियल मैजिक देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया, जैसे हर इसेकाई लवर का सपना होता है। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग उसे भी सिखा सकते हैं। तभी उस आदमी ने अपनी हाथ एंथोनी की तरफ पॉइंट किया। तभी एंथोनी ने नोटिस किया कि रेड क्रिस्टल और भी ज्यादा ग्लो करने लगा। ये सिग्नल दे रहा था कि कोई मॉन्स्टर पास में है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे फाइनली समझ आया और वो डर के मारे सन्न रह गया। जबकि वो शॉक में था, वो एडवेंचरर्स खुद को प्रिपेयर करने लगे एंथोनी को स्ले करने के लिए। इसीलिए एंथोनी ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। उसे समझ नहीं आया कि ये ह्यूमंस उस पर मर्सी क्यों नहीं दिखा रहे। वो सोच रहा था, ये लोग इतने क्यूट से क्रीचर को क्यों मारना चाहते हैं। आखिर वो तो बस एक एंट है। उधर से कई फायरबॉल्स उसकी तरफ शूट की गईं, लेकिन एंथोनी घबराते हुए अपनी बॉडी को तेजी से मूव करता और रॉक्स और पिलर्स की आड़ लेकर हर एक फायरबॉल को डॉज कर रहा था। तभी एक एरो उसके मैनहुड के पास से निकल गया, जिससे उसकी स्पाइन डर के मारे कांप उठी। उसे अर्जेंटली कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए था ताकि वो यहां से जिंदा बाहर निकल सके। डर के मारे उसने एस्केप रूट को सही से लोकेट नहीं किया। वो एक के बाद एक गेट सर्च करता रहा, लेकिन फाइनली उसे अपनी राउट की स्मेल मिल गई। ह्यूमंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने अपनी रियर से वेनम शूट किया और तभी एक शार्प एरो उसके रियर को छूते हुए निकल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि उसने सोचा था कि ह्यूमंस के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। उधर एंथोनी अभी भी फायरबॉल से बचते हुए नैरो पार्ट की ओर भागा और खुद को रॉक से टकरा लिया। जैसे ही वो नैरोवर जगह पहुंचा, उसे पता था कि ह्यूमंस अब उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। अब वो अपनी स्टूपिडिटी को कोसने लगा। आखिर वो अब ह्यूमन नहीं रहा, बल्कि 1 मीटर लंबा मॉन्स्टर एंट बन चुका था। आगे बढ़ते हुए उसे सिमिलर हिसिंग साउंड सुनाई दी। उसे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ा तो उसे उस नूडल बीस्ट से सामना करना पड़ेगा। अब उसे चुनना था, ये ह्यूमंस या फिर वो सेंटीपीड बीस्ट। तभी ह्यूमंस ने उसे अपनी मॉन्स्टर क्रिस्टल की मदद से लोकेट कर लिया। एंथोनी डर गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आदमी उसके रियर पर फायरबॉल शूट करने वाला था, एंथोनी किसी तरह उसके रेंज से बाहर निकल गया। अब वो सेंटीपीड के घर की ओर दौड़ने लगा और सोचा कि वो उन्हें स्केपगोट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। चूंकि उसकी स्टेल्थ एबिलिटी थी, इसलिए वो उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। उसका एसिड शॉट जरूर उन्हें नाराज करेगा। हालांकि ये उसके लिए भी चुनौती होगी कि वो इस एंग्री हॉर्ड से बच सके। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने वही प्लान किया और शूट कर दिया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए उन 3 इंच के सेंटीपीड से भागने लगा। कई मिनट हो गए, लेकिन वो अभी भी एंट्रेंस तक नहीं पहुंचा था। अब उसने उम्मीद खोनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी स्टैमिना अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। तभी एक सेंटीपीड ने उसके पैर पर हमला किया, लेकिन डर के मारे उसने जंप मारा और खुद को बचा लिया। आखिरकार वो एंट्रेंस तक पहुंच गया, जो उसकी सर्वाइवल की एकमात्र उम्मीद थी। उसने होल से बाहर जंप मारी अपनी आखिरी सांसों के साथ, और उसी समय वो ह्यूमन भी उसे पकड़ने वाला था, लेकिन उसे जायंट सेंटीपीड के शरीर ने रोक दिया। एंथोनी वापस जमीन पर आया और अपनी एस्केप की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसने खुद को सराउंडेड पाया। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है। उसने अपनी छोटी सी जान की सेफ्टी के लिए प्रार्थना शुरू ही की थी कि तभी बैंग, सेंटीपीड के शरीर पर कई एक्सप्लोजन्स हुए। अब सेंटीपीड और ह्यूमंस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फायरवर्क्स और सोर्ड्स मॉन्स्टर्स से टकरा रहे थे। इस बीच ये छोटा क्रीचर मौका देखकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ सेंटीपीड्स अभी भी उसी के पीछे थे और एंथोनी पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे।
एंथनी का ध्यान भटक गया और वो गलती से एक ह्यूमन के जूते से टकरा गया। उस ह्यूमन ने उसे खत्म करने के लिए अपने स्पीयर का इस्तेमाल किया, लेकिन तभी उसकी किस्मत चमकी, क्योंकि एक सेंटीपीड भी उस समय एंथनी पर हमला करने ही वाला था, मगर वो खुद स्पीयर से ही मारा गया। एंथनी ने अपनी किस्मत के लिए फिर से उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी एक फायरबॉल उसके पैरों के पास आकर गिरा। अब भी उसके पीछे 2 दुश्मन थे, एक ह्यूमन गार्ड और एक सेंटीपीड बीस्ट। थोड़ी देर बाद एंथनी स्टेल्थ मोड में आ जाता है और अपने दुश्मनों से छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। वो इस डंजन में जैसे ही हाइड एंड सीक खेल रहा था, उसने अपने दुश्मनों की हालत पर नजर डाली। कई सेंटीपीड्स को ह्यूमंस ने मार डाला था, लेकिन ह्यूमंस की भी स्टेमिना खत्म हो रही थी। उसे अपने फेलो मॉन्स्टर्स के लिए थोड़ी दया महसूस हुई, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार ये या तो उसकी जान का सवाल था या उनकी। तभी सीन बदलता है और हम कमांडर टाइटस के ऑफिस में पहुंचते हैं, जो लीरिया शहर में है। वो बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है और सोच रहा है कि उन मूर्खों को वो डंजन लीजन पर छोड़ देना चाहिए था। अगर वो वहां होते तो 24/7 मॉन्स्टर्स के साथ मजे कर रहे होते। वो कई बार ये बात कह चुका था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। फिर वो माना रिच हवा लेने के लिए बाहर निकलता है। वो गैरिसन्स की तरफ बढ़ रहा है और कोई डायलॉग नहीं है। फिर वो ट्रिब्यून ऑरेलिया से सिचुएशन के बारे में पूछता है। ऑरेलिया बताती है कि 15 मिनट पहले एक मॉन्स्टर गार्ड स्टेशन के पास आया था। उनकी गार्ड टीम ने ऑन ड्यूटी गार्ड को मॉन्स्टर्स को मारने का सिग्नल दिया था। एक मॉन्स्टर उनके पास तक पहुंच गया, मगर हैरानी की बात है कि वो भाग गया। कमांडर आश्चर्यचकित होता है कि ये मॉन्स्टर हमला करने के बजाय भाग गया। फिर वो आगे बढ़ता है और जब महिला पूछती है कि वो कहां जा रहा है, तो वो कहता है कि वो खुद सप्रेशन एक्सपीडिशन में शामिल होने जा रहा है। वो इस बात को लेकर थोड़ा एक्साइटेड है कि कोई मॉन्स्टर इतना इंटेलिजेंट है कि वो डेंजर से भाग सके। वहीं डंजन के अंदर बैटल अब भी जारी है। ये सेंटीपीड्स बहुत स्टर्ड दिख रहे हैं, क्योंकि उन पर फ्लेम्स का कोई असर नहीं हो रहा। वहीं हमारा छोटा एंथनी इतना डर गया है कि कुछ बोलने की हालत में नहीं है। एक गलत कदम और उसकी जान चली जाएगी। ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं है, बल्कि एक स्लॉटर है। ह्यूमंस बिना किसी मर्सी के मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और एंथनी का उन ह्यूमंस के खिलाफ कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई लॉन्ग रेंज मैंडेबल अटैक नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता और डर के मारे रोने लगता है। तभी उसकी इनर सेल्फ उसे झकझोरती है। इस वजह से वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। फिर वो एक बार फिर गहरी सोच में डूब जाता है और इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि आखिर इस दुनिया में पहले चिकन आया था या एग। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वो अपनी सिचुएशन का डिटेल्ड एनालिसिस करने लगता है। सबसे पहले, इस दुनिया में मैजिक और ह्यूमंस का अस्तित्व है और उसके और ह्यूमंस के बीच का गैप बहुत बड़ा है। उसने यह भी सीखा है कि उसके होस्ट स्टैट्स कैसे काम करते हैं, जो कि स्टैट्स में सबसे बड़े माने जाते हैं। उसने ध्यान दिया कि स्टोन शेड्स और फायरबॉल्स से टकराने के बाद उसका एचपी घटकर 15 रह गया है, जो उसके टोटल एचपी का आधा है। अब जब उसे ये पता चल गया है, तो वो समझता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसका एचपी डैमेज लेने पर कम हो रहा है, इसलिए उसे किसी तरह अपना एचपी रिजेनरेट करने का तरीका खोजना होगा। उसे लगता है कि उसका एचपी समय के साथ रिकवर हो सकता है, या फिर शायद मैन्युअली अपने घावों को ठीक करके। तभी उसकी नजर मरे हुए सेंटीपीड्स पर पड़ती है। एंथनी को एक सुनहरा मौका मिल जाता है। उसके सामने ढेर सारी बायोमास पड़ी है। वो बिना समय गंवाए आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उन सेंटीपीड्स को खाने लगता है। धीरे धीरे पूरी सावधानी से एक के बाद एक सेंटीपीड को खत्म कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं और वो अब भी खा रहा है। कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि एंथनी अब भी उन सेंटीपीड्स को खा रहा है। अब इस असलियत से आगे बढ़ते हैं। वो अपनी शाही डिश एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया और उसे निगलकर अपने फूड पाइप में डाला, उसका मूड बिगड़ गया और उसने तुरंत ही ये घिनौनी चीज उगल दी। ये बिल्कुल नूडल्स जैसा टेस्ट नहीं कर रही थी और ये जानवर भी दिखने में भद्दे हैं, तो टेस्ट भी वैसा ही खराब है। हालांकि उसे तुरंत एक बायोमास पॉइंट मिल गया। टेस्ट को भुलाकर उसके लिए अभी बायोमास सबसे जरूरी चीज है। साथ ही उसके सिस्टम पर सेंटीपीड की बेसिक प्रोफाइल भी आ गई। इसका साइंटिफिक नाम उनग्वाइबस स्कोलोपेंड्रांस है, जिसका मतलब है क्लॉ सेंटीपीड। एंथनी को बायोमास मिल चुका था, लेकिन इसे खर्च करने से पहले वो अपने स्टैट्स चेक करता है। उसका एचपी 15 से बढ़कर 17 हो गया था और उसके पास 2 बायोमास पॉइंट्स भी थे। एंथनी सोचता है कि क्या यही तरीका है एचपी रिकवर करने का। अब वो बायोमास पॉइंट्स कहां खर्च करेगा और कैसे करेगा? ह्यूमन इन्वेजन से बचने के लिए एंथनी क्या करेगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। एंथनी का एचपी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और उसके पास अब भी 2 बायोमास पॉइंट्स हैं।
सिस्टम उसे रिकमेंड करता है कि वो अपने एसिड ग्लैंड और एंटेना को अपग्रेड करे। उसे ये करना तो है, लेकिन वो पहले वाली दर्द को फिर से सहना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है, वो दर्द से तड़पने लगता है। सीन बदलता है और कोई दरवाजे पर जोर से हाथ मारता है। वो चिल्ला रहा है कि दरवाजा खोलो। ये उसकी आखिरी चेतावनी है। अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो इसे जला देगा। ये उसी दिन की शाम का समय है, एक किलेनुमा घर के अंदर, लेकिन अंदर की हालत काफी बिखरी हुई है। कैप्टन लगातार दरवाजा पीटता है, जबकि उसके साथी एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका कैप्टन इतनी जल्दी में क्यों है। आखिरकार कोई दरवाजा खोलता है। वह व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि इस जगह को जलाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यहाँ लीजन के 1000 साल का इतिहास छुपा है। आखिरकार वे अंदर आते हैं। यह व्यक्ति इस जगह का कीपर है। वह कहता है कि तुम ऐसे ही यहाँ घुसकर चीजें मांग नहीं सकते। फिर उस बूढ़े आदमी ने इस कीपर का परिचय एल्बर्टन के रूप में कराया, जो कि लिरिया लीजन के लोअर मास्टर हैं। एल्बर्टन कहता है कि ये कोई डे केयर नहीं है, तुम यहाँ अपने ट्रेनीज को नहीं ला सकते। वे यहाँ एल्बर्टन से कंसल्ट करने आए हैं। उनके ट्रेनीज ने डंजन में एक अजीब सा बीस्ट देखा है, इसलिए वे यहाँ रिकॉर्ड्स चेक करने आए हैं। जानकारी के मुताबिक एक्सपीडिशन कुछ दिनों के लिए बंद है, तो ये ट्रेनीज गार्ड ड्यूटी पर क्या देख रहे थे? असल में वे एक एंटी को पहचानने के लिए यहाँ आए हैं। उसका साइंटिफिक नाम फॉर्मोसिडाए पाइस है। ये जगह किसी लाइब्रेरी की तरह दिखती है। बूढ़ा आदमी एक विशेष सेक्शन की ओर बढ़ता है और एक किताब निकालता है। वहाँ पर कई किताबें एंटी स्पीसीज पर थीं। महिला पूछती है, हालांकि लिरिया में कोई एंट मॉन्स्टर देखना बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। एक अकेली चींटी कमजोर होती है, बेहद कमजोर, एल्बर्टन कहता है। लेकिन कोई भी अकेली चींटी से कभी सामना नहीं करता। वे सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में आते हैं। अगर वे दूसरे स्ट्राटम या उससे ऊपर स्पॉन हुए तो वे सरफेस तक खाने की तलाश में आ सकते हैं, लेकिन एक अकेली चींटी से सामना करना जो इंटेलिजेंट हो, ये वाकई बहुत रेयर है। एंथनी सोचता है कि कल का दिन कितना भयानक था। उसके मन में कल की कड़वाहट अब भी बसी हुई है। वह गैंडाल्फ से प्रार्थना करता है कि आज का दिन शांति से गुजरे, क्योंकि उसे 2 जरूरी काम पूरे करने हैं। पहला, उसे अपनी आंखों को लेवल 3 तक विकसित करना है, जिसके लिए उसे एक और बायोमास की जरूरत होगी। दूसरा, उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने घोंसले तक पहुंचना होगा। जब एंथनी सेंटीपीड्स के शव इकट्ठा करने के लिए निकलता है तो देखता है कि अभी भी सैनिक उनसे लड़ रहे हैं। वह सोचता है, आखिर यहां इतने सारे सैनिक क्यों हैं? तभी उसकी नजर झील के पास किसी अजीब चीज पर पड़ती है। पानी पर कुछ उपकरण रखे हुए हैं और कुछ सैनिक उनकी रखवाली कर रहे हैं। एंथनी की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वाह, कितनी शानदार तकनीक और अजीब क्रिस्टल! लेकिन वह तुरंत खुद को संभालता है और याद दिलाता है कि अभी ध्यान भटकाने का समय नहीं है। उसे नहीं पता कि वह यहां से जिंदा बाहर कैसे निकलेगा। सैनिकों से बचकर निकलना बेवकूफी होगी और उसका घोंसला भी सुरक्षित नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, मगर यह बेहद खतरनाक है। एक ऐसा विकल्प जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। उसे क्रोकाबिस्ट के गुफा में जाना होगा। एंथनी भावुक हो जाता है और दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर सोचता है, आखिर एक अकेली चींटी का घर घर कहलाता भी है क्या? चींटियों के घोंसलों की बात करते ही उसे एहसास होता है कि यह सही समय है अपने जन्म के घोंसले को खोजने का। वह अपने परिवार, अपनी रानी मां से मिलने का फैसला करता है। भले ही जन्म से पहले ही उसे घोंसले से दूर कर दिया गया था, लेकिन शायद वह घोंसला उतना दूर न हो जितना उसने सोचा था। एंथनी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। छत के सहारे चलते हुए उसे महसूस होता है कि गुफाओं की लकीरें पहले से ज्यादा चमकीली हैं, जिससे उसे घबराहट होती है। वह सोचता है, कहीं अचानक कोई और राक्षस तो नहीं आ जाएगा। वह सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है और अपनी टनल सेंस स्किल को सक्रिय करता है, ताकि इंसानों की सेनाओं से दूर सही रास्ता खोज सके। चलते चलते उसकी एंटेना को कुछ अजीब महसूस होता है। करीब 100 मीटर दूर हवा में बदलाव है। बढ़ते दबाव के कारण उसे चलने में दिक्कत होती है। वह अपनी गोल सिर को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता है जब तक कि एक दीवार से न टकरा जाए। दीवार पर उसे 2 रास्ते दिखते हैं। अपनी एंटेना से रास्तों की जांच करता है, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसलिए वह अपनी बायोमास को खर्च करके अपनी एंटेना को विकसित करता है। दर्द सहते हुए वह एक रास्ता चुनता है। दोनों रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन एक कम घातक लगता है। सावधानी से वह आगे बढ़ता है, सैनिकों की तरह रेंगते हुए। अचानक उसकी एंटेना को एक जानी पहचानी गंध मिलती है, फेरोमोन। उत्साहित होकर वह सोचता है, मेरे अपने मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उसे पता है कि यह गंध खतरे की ओर भी इशारा कर सकती है।
वह सुरंग के अंदर आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और जटिल होता जाता है। हवा में कंपन बढ़ने लगते हैं। वह सोचता है, यहां पहले कुछ जरूर हुआ होगा। सुरंगें 4 दिशाओं में बढ़ जाती हैं, फिर उसकी टनल सेंस स्किल लेवल 2 तक पहुंच जाती है। अब उसे रास्ते याद रखने में आसानी होगी। वह सोचता है कि क्या कोई तरीका अपनाया जाए जिससे सुरंगों को चिह्नित किया जा सके। वह एक सरल संकेत बनाने के बारे में सोचता है ताकि रास्ते को पहचान सके। उसकी स्किल के सहारे वह तीसरी सुरंग में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर जाते ही डर जाता है। वहां एक भेड़िया सा जीव है जिसकी पूंछ मगरमच्छ जैसी है। वह तुरंत बाहर निकलकर उस सुरंग के द्वार पर एक क्रॉस का निशान बना देता है। फिर वह अगले रास्ते की ओर बढ़ता है जो उसे सुरक्षित और आरामदायक लगता है। लेकिन तभी उसका छठा इंद्रिय सतर्क हो जाता है। बहुत ज्यादा सुरक्षा भी खतरे की निशानी हो सकती है। वह ध्यान से चारों ओर देखता है और उसे धागों जैसी संरचना दिखती है। अपनी नई विकसित आंखों से वह महसूस करता है कि यह मकड़ी का घोंसला है। एंथनी गुस्से में बड़बड़ाता है, बेवकूफ मकड़ी, क्या तू खुद को कीटों की दुनिया का राजा समझती है? वह सोचता है, सारा मेहनत जाल करता है और आखिर में ये आलसी मकड़ी सिर्फ फायदा उठाती है। चींटियां तो ईमानदार और मेहनती होती हैं। काश मेरे पास 200 साथी होते तो हम मकड़ी पर सीधा हमला कर सकते थे। लेकिन वह अकेला है, इसलिए उसे सावधानी बरतनी होगी। वह ध्यान से जाल की संरचना को देखता है। मकड़ी अभी दिख नहीं रही, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह पास नहीं है। वह कुछ पत्थर उठाता है और उन्हें जाल पर फेंकता है, फिर तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। जैसे ही पत्थर जाल से चिपकता है, मकड़ी शिकार जांचने के लिए प्रकट होती है। एंथनी को पहले से ही किसी डरावनी चीज की उम्मीद थी, लेकिन यह मकड़ी उसकी कल्पना से भी अधिक भयावह थी। ये बालों वाले पैर इतनी भारी बॉडी को कैसे संभालते हैं? एंथनी सोचता है। उसे घिन आ रही थी। मकड़ी के साइज को देखकर वह अंदाजा लगाता है कि यह फूड चेन में उससे नीचे है और लगभग उसी के जितनी बड़ी है। इसका मतलब है कि यह कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन एक चींटी होने के नाते उसकी आंखें उतनी तेज नहीं हैं, इसीलिए वह कुछ टेस्ट करने का फैसला करता है। एंथनी मकड़ी पर तेजाब फेंकता है जो सीधा उसके एक पैर पर गिरता है। मकड़ी दर्द से चीखती है और गुस्से में तड़पने लगती है। एंथनी अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करता है और वहां से खिसक जाता है। कुछ देर छुपकर देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये मकड़ी अपने जाल से ज्यादा हिलती ही नहीं। यही उसकी कमजोरी थी और एंथनी को इसका पूरा फायदा उठाना था। वह स्टेल्थ स्किल बार बार इस्तेमाल करता है, जगह बदलता है और मकड़ी के पैरों पर तेजाब फेंकता है। मकड़ी कई बार एसिड से जलती है और उसका पूरा शरीर धुएं से भर जाता है। मकड़ी ने जोर से डरावनी आवाज निकाली। गुफा में उसकी हिस्साहट गूंजने लगी। एंथनी को यह देखकर मजा आने लगा। वह मुड़ा और जोर से चिढ़ाते हुए बोला, आजा बेवकूफ मकड़ी, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा कर। इतना कहकर वह पूरी स्पीड से गुफा से बाहर भागा, बिना पीछे देखे। लेकिन अंदर से वह डरा हुआ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे इतना डर लग रहा था कि लगा अभी पेशाब ही न कर दे। लेकिन फिर भी उसने खुद को जबरदस्ती आगे धकेला और अपने पैरों को तेज दौड़ाने के लिए मजबूर किया। एंथनी तब तक भागता रहा जब तक वह उस पुरानी जानी पहचानी गुफा तक नहीं पहुंच गया। अब उसकी असली योजना शुरू होती। अगर मकड़ी उसका पीछा करती तो वह उसे भेड़िया छिपकली म्यूटेट के पास ले जाता। जैसे ही वे एक दूसरे को देखते, वे आपस में लड़ पड़ते। एंथनी अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल कर गायब हो जाता। चाहे मकड़ी मरे या दोनों एक दूसरे को इतना घायल कर दें कि कमजोर हो जाएं, जीत एंथनी की होती। बिल्कुल परफेक्ट प्लान, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने छिपकर झांका, मकड़ी आई ही नहीं। एंथनी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसकी सांस तेज होने लगी। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। मकड़ी उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। पीछा करने के बजाय वह अपने जाल में ही बैठी रही। हूं, एंथनी ने गुस्से में अपने जबड़े बजाए। तो तू इतनी डरपोक है, असली लड़ाई नहीं कर सकती? एंथनी का गुस्सा बढ़ने लगा। ये मकड़ी मेहनत भी नहीं करती, बस जाल बिछाकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि कोई मूर्ख उसमें फंस जाए। उसने खुद को मकड़ी की तरह सोचने की कोशिश की। वाह, क्या लाइफ होती! आराम से जाल पर पड़ा रहता, बस इंतजार करता और खाना खुद ब खुद आ जाता। लेकिन यह सिर्फ सोचने से बदलने वाला नहीं था। अब कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अब बहुत हुआ, उसने सोचा। अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। पहला कदम पूरा हो चुका था। मकड़ी पहले ही 2 बार एसिड से जल चुकी थी। हर एसिड हमले में 5 जीपी लगते थे, यानी मकड़ी अब तक 20% हेल्थ खो चुकी थी। 4 और वार और यह खत्म हो जाएगी। सबसे सही तरीका यही था कि वह इसे बार बार हमला करके मार दे, छिपे, हमला करे और फिर गायब हो जाए।
थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन यह काम करेगा। उसने अपनी एंटेना को पूरी तरह सतर्क कर दिया और अपनी लेवल 2 आंखें चेक की। फिर वह मकड़ी को खोजने लगा, सावधानी से, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसने पूरी गुफा छान मारी, लेकिन मकड़ी गायब थी। ये ये कहाँ गई? एंथनी की एंटेना अचानक झटके से हिलने लगी। खतरा पास था। कहाँ गायब हो गई ये मकड़ी? एंथनी सोचने लगा। जाल खाली था और मकड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। एक ठंडा डर उसके भीतर समाने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। ये अपनी मर्जी से जाल नहीं छोड़ेगी जब तक। उसके अंदर की चेतावनी घंटियां जोर से बज उठीं। खतरा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी एंथनी ने अपने प्लान पर टिके रहने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किए और मकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। सावधानी से उसने पत्थरों को मकड़ी के जाल पर फेंका, ताकि कंपन से उसे लगे कि कोई शिकार फंसा है। हर पत्थर के गिरने के बाद वह छिप जाता और इंतजार करता। उसका तेजाब हमला तैयार था। स्टेल्थ मोड एक्टिव था। वह पूरी तरह चौकन्ना था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई मिनट बीत गए, लेकिन मकड़ी नहीं निकली। सीरियसली? एंथनी बड़बड़ाया। उसका सब्र खत्म होने लगा। ये हिल भी नहीं रही। गुस्से में उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जाल पर फेंक दिया। अब तो निकलेगी। जाल जोर से हिला, लेकिन मकड़ी अभी भी नहीं दिखी। चाहिए था कि तेरा मूवमेंट हो। अब गुस्से में एंथनी ने और बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दे मारा। इस बार जाल का एक हिस्सा फट गया। एंथनी की एंटेना खुशी से हिली। अब उसके पास आगे जाने का साफ रास्ता था। कोई तरीका नहीं कि मैं इस चिपचिपी गंदगी को छूऊं, उसने सोचा। कहीं ये जहरीली ना हो। अगर इसमें फंस गया तो मकड़ी की लंच स्पेशल बन जाऊंगा। अब उसने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया, पत्थरों से रास्ता साफ करता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी एंटेना अचानक हिल उठी। आगे एक विशालकाय जाल रास्ता रोक रहा था। ये खत्म करने का समय आ गया है। एंथनी ने एसिड शॉट एक्टिवेट किया और जाल पर तेजाब फेंका। तेजाब के संपर्क में आते ही जाल जलने लगा। श्श्श! एक अजीब आवाज गुफा में गूंजी। एंथनी को जोश आ गया। अब वक्त था भागने का। लेकिन जैसे ही वह गुफा के बाहर निकलने लगा, विपत्ति आ गिरी। उसका पैर जाल में फंस गया। वह घबरा गया, मजबूती से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जाल उसे जमीन पर गिरा चुका था। उसका शरीर चिपक गया। क्या यही मेरी कहानी का अंत है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं बस ऐसे ही जाल में फंसा रहूंगा, मकड़ी के शिकार बनने का इंतजार करता हुआ? वह पूरी तरह रुक गया, मकड़ी के आने का इंतजार करने लगा। पर कुछ हुआ ही नहीं। न कोई आवाज, न कोई परछाई, न कोई मकड़ी। ये क्या चल रहा है? किसी तरह वह जाल से खुद को छुड़ाकर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। मकड़ी जमीन पर उल्टी पड़ी थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। रुको, ये मर चुकी है? एंथनी अविश्वास से घूरता रहा। आगे बढ़कर उसने देखा, मकड़ी का पेट पूरी तरह जला हुआ था। शायद मैंने अपने एसिड शॉट्स की ताकत को कम आंका था, उसने सोचा। या फिर इसकी हेल्थ ही बहुत कम थी। एक हल्की अफसोस की लहर उसके मन में आई। सॉरी छोटू, मुझे गलत फहमी हो गई थी, उसने धीरे से कहा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ एक चीज याद आई, भूख। उसका पेट जोर से गड़गड़ाया। एंथनी ने मकड़ी के शरीर की तरफ देखा। थोड़ा हिचकिचाते हुए एक टुकड़ा खा लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, नई बायोमास खाई गई। अरण्या, नई जीन अनलॉक, बेसिक स्पाइडर प्रोफाइल, बायोमास पॉइंट +1। एंथनी ने उत्सुकता से सिस्टम को खोला। मकड़ी की जानकारी लोड हुई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लेवल 1 बेबी स्पाइडर थी। वह वहीं खड़ा रह गया, सन्न रह गया। क्या मजाक कर रहे हो? ये बस एक बच्चा था। ये तो अभी अभी अंडे से निकली थी, अपना पहला शिकार पकड़ने के इंतजार में बैठी थी। और मैंने इसे ऐसे मारा जैसे कोई बॉस फाइट हो। उसने अपना सिर हिलाया। उसे अफसोस और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। खैर, अब इसे वापस तो नहीं ला सकता, उसने धीरे से कहा। उफ! एंथनी ने लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की तैयारी की। गिरे हुए तेजाब के लिए रोने से कोई फायदा नहीं, उसने खुद से मजाक किया, गिल्ट को कम करने की कोशिश करते हुए। चलो देखते हैं इस गुफा में और क्या क्या छुपा है। लेकिन फिर एक ख्याल आया। मैं अब एक मॉन्स्टर बन चुका हूं, है ना? अगर उसने मकड़ी को नहीं मारा होता तो मकड़ी उसे मार देती, लेवल अप कर जाती और जिंदा रहती।
इस डंगियन में टिके रहने के लिए उसे अब गिल्ट को छोड़ना होगा। यही सोचकर एंथनी ने कुछ पत्थर उठाए और रास्ते में जितने भी मकड़ी के जाले थे सब तोड़ता चला गया। वैसे भी वो सिर्फ लेवल 1 की बेबी स्पाइडर थी। उसने बड़बड़ाया, ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं मिला होगा, पर कम से कम 2 बायोमास पॉइंट्स मिल गए। वह आगे बढ़ता रहा, सोचते हुए बोलने लगा, मुझे पता लगाना होगा कि एक एडल्ट चींटी कैसे बनूं। क्या लेवल अप करने से मैं बड़ा हो जाऊंगा या सिस्टम अलग तरीके से काम करता है? एक चीज तो साफ थी, अगर उसे लेवल अप करना था तो उसे शिकार करना होगा। स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां वह सुरक्षित तरीके से शिकार कर सके। ये क्या? अचानक उसकी नजर अपने पैरों के नीचे एक बड़े गड्ढे पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उस अंधेरी खाई को देखता रहा, फिर एक बड़ी हड्डी उठाई और नीचे फेंक दी। गिरती रही, गिरती रही। कोई आवाज वापस नहीं आई। ओह, एंथनी ने सोचा, जितना गहरा उतना खतरनाक, है ना? अगर ये सच था तो शायद उसे अभी इस गड्ढे से दूर ही रहना चाहिए। वह अभी इतना नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैं आगे बढ़ा और उसी इंसान से फिर टकरा गया तो? यह सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने फैसला किया, पहले पूरे एरिया को स्काउट करता हूं। अगर इंसान दिखे तो भाग जाऊंगा, अगर ज्यादा खतरा हुआ तो सीधा इस गड्ढे में कूद जाऊंगा। यही प्लान फाइनल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंथनी ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। उसे इस फ्लोर को पूरी तरह एक्सप्लोर करना था, हर कोना समझना था, ताकि वह फिर कभी रास्ता न भूले। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। एंथनी ने तुरंत टनल सेंस एक्टिव किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। उसने बाहर निकलने के लिए गुफा से रास्ता ढूंढा, लेकिन वह वहीं आ पहुंचा जहां से उसने शुरुआत की थी। रुको जरा, मैंने अभी अभी चक्कर लगा लिया। यह एहसास किसी भारी पत्थर की तरह उसके सिर पर गिरा। मैं गोल गोल घूम रहा हूं। जो बड़ा गड्ढा उसने पहले देखा था, शायद वही सही रास्ता था, पर अभी वह उसमें छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं था। पहले इन 5 सुरंगों को अच्छे से एक्सप्लोर करता हूं, उसने सोचा। आगे बढ़ते ही उसे एक गुफा में 2 अजीब जीव दिखे। एंथनी ने तुरंत स्टेल्थ मोड एक्टिव किया और बिना कोई आवाज किए छिपने लगा। मुझे जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वह गुफा की जमीन को अपने पंजों और दांतों से खोदने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा छेद बना लिया और उसमें घुसकर एंट्री बंद कर दी। अब वह अंदर से उन 2 मॉन्स्टर्स को आराम से देख सकता था। सिस्टम नोटिफिकेशन डिगिंग स्किल लेवल 4 पर अपग्रेड हुई। एंथनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, मतलब खोदाई थोड़ी बेकार स्किल नहीं है। वह सोचने लगा कि पहले कितना कमजोर था। लेवल 1 पर उसकी हालत कैसी थी, लेकिन अब वह पहले से काफी मजबूत बन चुका था। उत्सुकता से उसने अपना स्टेटस विंडो खोला। मेरे पास तो काफी स्किल्स आ चुकी हैं, लेकिन मैं अब भी लड़ाई में बहुत कमजोर हूं। एंथनी का स्टेटस चेक आंखें। लेवल 2 बायोमास, लेवल 2 डिगिंग, लेवल 4 एसिड शॉट, लेवल 2 स्टेल्थ, लेवल 4 टनल सेंस, अभी भी सिर्फ लेवल 1। अभी भी कोई लड़ाई वाली असली ताकत नहीं। एंथनी को थोड़ा झटका लगा, थोड़ा थकान महसूस हुई। शायद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। वह अपने छोटे से खोदे गए घोंसले में लेट गया। अगर मुझे इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर करना है तो खुद को सही से तैयार करना होगा। मैंने अब तक काफी सुधार किया है, पर अभी भी रास्ता लंबा है। लेकिन मैं अब हार मानने वाला नहीं। एंथनी को पता था कि उसे हर वक्त सतर्क रहना होगा। आराम करते हुए उसके विचार उसके पिछले जीवन की तरफ बहने लगे। जब मैं कीड़े पाला करता था, खास तौर पर चींटियां, तब मैंने एक चीज सीखी थी। चींटियां असल में सोती नहीं, वो बस एक जगह स्थिर हो जाती हैं, जैसे एक हल्की नींद में। यही सोचकर एंथनी ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वैसे भी तकनीकी रूप से वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पलकें ही नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह शांत होकर लेट सकता था, ताकि उसकी ताकत वापस आ सके और वह आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए। 2 घंटे बाद एंथनी को एकदम तरोताजा महसूस हुआ। उसका दिमाग अब पूरी तरह साफ था। अब बस वह अपने घोंसले से बाहर निकला और सुरंगों की तरफ बढ़ा। अब मुझे कुछ और बायोमास चाहिए ताकि अपनी आंखों को पूरी तरह अपग्रेड कर सकूं। पर यह उसकी इकलौती चाहत नहीं थी। नहीं, एंथनी सब कुछ अपग्रेड करना चाहता था। ज्यादा ताकतवर पैर, मजबूत शरीर, सख्त कवच और भी खतरनाक एसिड अटैक। अगर ये सब मिल गया तो शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसे कोनों में छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी चीज, एक्सपी। अगर वह काफी लेवल बढ़ा ले तो हो सकता है एक दिन वह एक एडल्ट चींटी बन जाए।
स्टेल्थ पहले से ही लेवल 4 पर है। अगर मैं और मेहनत करूं तो इसे और भी बढ़ा सकता हूं, शायद कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा करके। जैसे ही एंथनी सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। रास्ता कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। रुको जरा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोचना शुरू किया। मैं इसी रास्ते पर पहले भी आ चुका हूं। फिर एक झटके में उसे सब समझ आ गया। मैं फंस चुका हूं, ये रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। मैं एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हूं। गुस्से में एंथनी ने जमीन पर जोर से पैर पटका। अब उसे ये पूरा फ्लोर मैप आउट करना होगा ताकि वह फिर कभी रास्ता न भूले। सिस्टम नोटिफिकेशन। टनल सेंस लेवल 3 पर अपग्रेड। रुको। एंथनी सन्न रह गया। क्या सिर्फ रास्तों को याद रखने से मेरा टनल सेंस लेवल अप हो गया? मतलब ये सिस्टम मेरे दिमाग के अंदर झांक सकता है? ये तो मजेदार है, उसने खुद से कहा। उसे वो दो नए मॉन्स्टर्स याद आए जो उसे पहले दिखे थे। पहला, 3 पूंछ वाला बड़ा चूहा, हर पूंछ के सिरे पर सांप जैसा डंक। दूसरा, चमकती रीढ़ वाला लंबा चिपचिपा जीव। ये तो जहरीला लग रहा है। और सबसे बुरी बात, ये मुझसे 2 गुना बड़ा है और दीवारों पर चढ़ सकता है। इससे तो दूर ही रहना बेहतर होगा। अचानक एंथनी ने कुछ सुना। आवाजें, लड़ाई की आवाजें। वह तुरंत सतर्क हो गया। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। उसने अपनी टनल सेंस को पूरी तरह फोकस किया और बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। भागते भागते उसने सोचा, ये दुनिया किसी अजीब गेम सिस्टम जैसी लगती है। लेकिन ये एक्सपीरियंस पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? क्या मॉन्स्टर की लेवल के हिसाब से एक्सपी मिलता है, या फिर कुछ और लॉजिक है? एक और सवाल, क्या हर हमला करने वाले को थोड़ा थोड़ा एक्सपी मिलता है, या फिर सिर्फ वही जीतता है जो आखिरी वार करता है? शायद अब मैं इसका टेस्ट कर सकता हूं। एंथनी गुफा के ऊपर जाकर नीचे झांकता है। नीचे 3 विशाल सेंटीपीड्स एक क्रोकोडाइल बीस्ट से भिड़े हुए थे। हाँ, बेवकूफ सेंटीपीड्स। यही वही कीड़े थे जो पहले उसे लगभग मार चुके थे। और अब ये खुद मौत से लड़ रहे हैं। एंथनी के मन में एक हल्की संतुष्टि की चिंगारी जल उठी। दोनों दुश्मन एक दूसरे को नोच खसोट रहे थे और एंथनी मजे से सब देख रहा था। मगरमच्छ ने अपने भारी जबड़े से एक सेंटीपीड के चेहरे को कुचल दिया, जबकि सेंटीपीड के नुकीले पंजे तेजी से मगरमच्छ को खरोंच रहे थे। गुस्से में सेंटीपीड ने जोर से काट लिया, जिससे मगरमच्छ दर्द से दहाड़ उठा। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी ताकतवर पंजों से सेंटीपीड को पकड़ लिया और उसे एक गुड़िया की तरह दूर फेंक दिया। बेवकूफ, एंथनी मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया। तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो और सही समय पर मैं दंगल में उतरूंगा। सेंटीपीड ने फिर से मगरमच्छ पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, पर इससे पहले ही एंथनी ने सटीक निशाना लगाते हुए उस पर एसिड शॉट दाग दिया। हरा सुलगता तेजाब सेंटीपीड के शरीर पर गिरा और वह दर्द में तड़प उठा। ये तुम्हारे उस हरकत का बदला था जो तुमने मुझसे पहले की थी, एंथनी ने बड़बड़ाया। मगरमच्छ, जो पहले ही गुस्से से पागल हो चुका था, बिना कुछ सोचे समझे सेंटीपीड को काट लिया। पर ऐसा करते हुए उसने गलती कर दी। उसके मुंह में एंथनी का तेजाब चला गया। ग्याह! मगरमच्छ दर्द से चिल्लाया। उसका मुंह अंदर से जलने लगा। वह तड़पते हुए पलटा और तभी उसकी नजर एंथनी पर पड़ी, जो पूरी सिंघम स्टाइल में पीछे खड़ा था, आंखों में खतरनाक चमक लिए। आजा, देखते हैं तेरे पास क्या है। एंथनी ने मन ही मन सोचा, जैसे मगरमच्छ को चुनौती दे रहा हो। मगरमच्छ ने गुस्से में सेंटीपीड्स को पूरी तरह भूल गया। बस यही मौका चाहिए था। बचे हुए सेंटीपीड्स ने तुरंत हमला कर दिया। एक तो मगरमच्छ की गर्दन पर चढ़ गया, उसे कसकर जकड़ते हुए। मगरमच्छ को जैसे ही एहसास हुआ कि वो फंस चुका है, वह पागलों की तरह झटका देने लगा। और फिर एक जोरदार झटके में उसने अपनी भारी पूंछ घुमाई और सभी सेंटीपीड्स को हवा में उड़ा दिया। धड़ाम! वे गुफा की जमीन पर गिर पड़े। पर एंथनी को एक और चीज दिखी। मगरमच्छ धीमा हो रहा था। उसके मूवमेंट सुस्त और लड़खड़ाए हुए लग रहे थे। जहर अपना काम कर रहा है, एंथनी फुसफुसाया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। सेंटीपीड्स की हालत भी अच्छी नहीं थी। एक दूर फेंका जा चुका था और हिलने की हालत में नहीं था। दूसरा, जो पहले ही तेजाब से जल रहा था, कमजोर होकर जमीन पर कांप रहा था। एंथनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब सब मेरी मुट्ठी में है। अब समय सही है। उसने एक और एसिड शॉट दागा, सीधा तीसरे सेंटीपीड पर। वो पहले से ही मगरमच्छ से लड़कर कमजोर हो चुका था। अब ये वार उसके लिए अंतिम वार था। यही असली गेम प्ले है, एंथनी ने सोचा। जब दो दुश्मन एक दूसरे को चीर फाड़ रहे हों, तो पीछे से आकर दोनों को खत्म कर दो। सिर्फ ताकतवर बनने की जरूरत नहीं, असली ताकत दिमाग में होती है। एंथनी यहां सिर्फ एक चीज के लिए था, शिकार। चलो, थ्रीसम कर लेते हैं, उसने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा, गुफा में फैलते अराजकता को देखते हुए।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। सेंटीपीड्स पर तेजाब गिराकर खुद फायदा उठाऊं? ये पूरी तरह पागलपन है। पर यही हो रहा था। ये सेंटीपीड्स अब मगरमच्छ के खात्मे के बहुत करीब हैं। वह हर चीज को गंभीर नजरों से देख रहा था। सेंटीपीड्स इतने व्यस्त थे मगरमच्छ को मारने में कि उन्होंने एंथनी को एक छोटी चींटी मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। मगरमच्छ की सांसें अब कमजोर पड़ रही थीं। हर सेकंड के साथ वह और बेबस हो रहा था। सेंटीपीड्स अब अंतिम वार के लिए तैयार थे। ये बेवकूफ नहीं है, एंथनी ने सोचा। इन्हें पता चल चुका है कि मगरमच्छ कमजोर पड़ गया है। अब ये सीधे वार नहीं कर रहे, बस उसके हमलों को बचा रहे हैं, तेजाब के काम खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। मगरमच्छ को भी शायद अपनी हालत का एहसास हो गया था। अगर मैंने इन्हें अभी नहीं मारा तो मैं गया। यही सोचकर उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठी की और पूरी रफ्तार से सेंटीपीड्स पर झपट पड़ा। धड़ाम! लड़ाई फिर से छिड़ गई। सेंटीपीड्स बनाम मगरमच्छ। एंथनी ध्यान से देखता रहा। मगरमच्छ पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर साफ दिख रहा था कि वो अब थक चुका था। तेजाब अपना असर दिखा चुका था और फिर आखिरकार मगरमच्छ गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिरते ही शांत हो गया। अब वह पूरी तरह खत्म हो चुका था। एंथनी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। बिल्कुल सही। अब बस एक चीज बाकी थी, आखिरी एसिड शॉट का सही इस्तेमाल। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही ये सेंटीपीड्स मगरमच्छ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबको खत्म कर दूंगा और सारे मीठे मीठे एक्सपी पॉइंट्स खुद ले लूंगा। एंथनी ने खुद को सेंटीपीड्स के पीछे पोजीशन किया, अपना छोटा सा चींटी शरीर घुमाया और एक जबरदस्त एसिड ब्लास्ट दागा। लेकिन यह शॉट उसी सेंटीपीड पर गिरा जो पहले से ही घायल था। सेंटीपीड दर्द से जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। दूसरी तरफ बाकी दो सेंटीपीड्स मगरमच्छ पर टूट पड़े और आखिरी वार कर दिया। एंथनी ने सिस्टम नोटिफिकेशन का इंतजार किया, पर कुछ नहीं आया। ओह, तो सिस्टम ऐसे काम करता है, उसने सोचा। जिसने आखिरी वार किया उसे ही सारे एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। फिर भी एक अच्छी चीज हुई। एंथनी हल्का मुस्कुराया जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन। एंथनी ने एक लेवल 3 क्लॉ सेंटीपीड को हराया। एक अजीब सी खुशी उसके अंदर दौड़ गई। हालांकि उसने खुद सेंटीपीड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर मगरमच्छ ने इसे पहले से ही थका दिया था। अब एंथनी को बस अंतिम वार करना था और इसी के साथ सारे एक्सपी पॉइंट्स उसके हो गए। बेवकूफ सेंटीपीड्स, अपने बाप को गाली दो, एंथनी ने बुदबुदाया उनके बेजान शरीर की तरफ देखते हुए। गंदे रेंगने वाले कीड़े। सिस्टम नोटिफिकेशन स्टेल्थ मोड लेवल 5 पर अपग्रेड हुआ। एंथनी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वह इतने लंबे समय तक स्टेल्थ में रहा कि अब उसका स्किल आखिरकार लेवल अप हो गया था। उसने एक पल के लिए गैंडाल्फ को आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, फिर अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया। अब सीन बदलता है। टाइटस और एल्बर्टन अपने रोज के झगड़ों और आपसी तानों में उलझे हुए थे। उनकी बकझक गुफा में गूंज रही थी। लेकिन माहौल अचानक गंभीर हो गया जब टाइटस रानी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए आगे बढ़ा। उसका लहजा चिंताजनक था। महारानी, टाइटस ने कहना शुरू किया, डंगियन में मना स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो। उसने एक लंबी सांस ली। डंगियन 4 दिनों के अंदर टूट जाएगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। इसके अलावा टाइटस ने जारी रखा, गार्ड पर तैनात शिकारियों ने एक मॉन्स्टर चींटी को सतह की ओर बढ़ते हुए देखा है। रानी का चेहरा गंभीर हो गया। शिकारियों की योजना साफ थी, डंगियन की गहराइयों में जाकर पूरी चींटी कॉलोनी को खत्म कर देना। उनका मिशन एकदम क्लियर था, हर चींटी को मार डालो। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने महारानी से औपचारिक रूप से सेना की मदद मांगी। अगर हमें इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है महारानी, तो अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होगी, टाइटस ने कहा। हमें शहर की सुरक्षा भी पुख्ता करनी होगी, क्योंकि अगर डंगियन टूट गया तो बाहर की पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। उसके शब्दों का वजन पूरे हॉल में महसूस किया गया। माहौल तनाव से भर गया। रानी अपनी कुर्सी से उठी। हर कदम नपातुला और शाही अंदाज में था। जैसे ही वह टाइटस के सामने आकर खड़ी हुई, टाइटस ने तुरंत सिर झुका लिया। रानी की आवाज शांत थी, पर उसमें आदेश देने की शक्ति थी। क्या तुम पूरी चींटी कॉलोनी को नष्ट करने में सक्षम हो? ये नई बुद्धिमान चींटी, क्या वास्तव में इसे मिटाया जा सकता है? टाइटस ने बिना झिझके पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। हम डीप लीजन अब्बास हैं। 3000 वर्षों से पूरे अब्बास भूमि में हमारी शक्ति अडिग रही है। अंडरग्राउंड में हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही टाइटस ने अपनी बात खत्म की, एक और रहस्यमयी शख्स सामने आया।
एक महिला जिसके चेहरे पर अजीब सी शक्तिशाली आभा थी, पर इससे पहले कि उसकी पहचान सामने आती, दृश्य बदल जाता है। अब वापस एंथनी पर। वह सेंटीपीड के कटे फटे शव के सामने खड़ा था। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। मगरमच्छ और सेंटीपीड्स ने एक दूसरे को इतनी बेरहमी से काटा फाड़ा था कि वहां बस मांस और खून का गंदा ढेर पड़ा हुआ था। ये लाशें कितनी गंदी दिख रही हैं, एंथनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। बदबू भी भयानक है, पर वह जानता था कि उसे क्या करना है। बायोमास, बायोमास ही असली चीज है। भले ही ये घिनौना हो, पर मुझे खुद को और मजबूत करना है। उसने गहरी सांस ली, अपने दिमाग को तैयार किया और एक कदम आगे बढ़ाया। वह नीचे झुका। उसकी छोटी छींटी के दांत सेंटीपीड के बचे हुए टुकड़ों में धंस गए। स्वाद तुरंत ही उसके मुंह में फैल गया और यह उसकी कल्पना से भी बदतर था। उसने घिन से मुंह बनाया, लेकिन खुद को चबाने के लिए मजबूर किया। शायद इतना बुरा न हो, उसने खुद को समझाने की कोशिश में बुदबुदाया। लेकिन यह बुरा था, बहुत बुरा। उसका स्वाद, उसकी बनावट, सब कुछ उसे रोक देने के लिए कह रहा था। एक पल के लिए एंटनी झिझका। शायद यह सब बेकार था, लेकिन तभी उसकी इंसानी प्रवृत्ति जाग उठी, जैसे अंदर से उसे डांट रही हो। क्या प्लान है एंटनी? क्या भूख से मरना चाहते हो, या इस घिनौने सेंटीपीड को खाकर जिंदा रहोगे? एंटनी ने गहरी सांस ली। उसका निर्णय उसके सीने में किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया। ठीक है, उसने बुदबुदाया। दृढ़ संकल्प के साथ उसने खुद को इसे खत्म करने के लिए मजबूर किया। हर एक दर्दनाक निवाले के साथ उसने आखिरी टुकड़ा तक निगल लिया। जब सब खत्म हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थक चुका था। अचानक सिस्टम ने घंटी बजाई। उसकी थकान में उसे जगा दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन। एंटनी को बायोमास प्राप्त हुआ। एक छोटी थकी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कम से कम ये बेकार नहीं गया, उसने सोचा। थकान से शरीर भारी था, लेकिन उसके अंदर संतोष की एक हल्की लहर दौड़ गई। लगता है हर जीव से एक बायोमास पॉइंट मिलता है, एंटनी ने सोचा। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग को कचोट रहा था। जो हिस्से खाने के लिए बहुत सख्त होते हैं, उनका क्या होता है? उसने बचे हुए अवशेषों को गौर से देखा। वे धीरे धीरे हल्की चमक में बदलने लगे। एंटनी चौंक गया। उसने देखा कि जीव के टुकड़े घुलने लगे और सीधे मिट्टी में समा गए। ये क्या? उसका छोटा चींटी जैसा शरीर तनाव में आ गया। क्या यह डंजन मॉन्स्टर के अवशेषों को सोख रहा है, हर जगह से? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसने उन्हें फिलहाल के लिए टाल दिया। अभी उसका सबसे जरूरी काम था नए मिले बायोमास पॉइंट से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। उसने जल्दी से अपनी उपलब्ध संसाधनों की गणना की। 3 बायोमास पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए। हाँ, इसमें पूरा बायोमास खर्च हो जाएगा, लेकिन उसकी खराब नजर ने उसे पहले ही कई बार परेशानी में डाला था। जिंदा रहने के लिए यह जरूरी है, एंटनी ने सोचा। उसने अपग्रेड की पुष्टि की, खुद को तैयार किया, और फिर दर्द शुरू हुआ। इस बार पहले से भी भयंकर था। एंटनी जमीन पर लौटने लगा। उसकी आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे गुस्से में भड़भड़ाती मधुमक्खियों का झुंड उस पर हमला कर रहा हो। खुजली असहनीय थी, मानो किसी ने उसकी आंखों में आग लगा दी हो। आखिरकार दर्द धीरे धीरे कम हुआ और एंटनी ने राहत की सांस ली। अब उसकी दृष्टि तेज हो गई थी। जो चीजें पहले धुंधली लगती थीं, वे अब स्पष्ट दिख रही थीं। ये अपग्रेड वाकई में जरूरी था, उसने खुद से कहा। अब बारी थी स्किल पॉइंट की। उसकी स्टेल्थ स्किल लेवल 5 पर पहुंच गई थी और एक नया अपग्रेड विकल्प उपलब्ध था। कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे अपग्रेड न करे, एंटनी ने सोचा। अगर कोई मुझे देख ही नहीं पाएगा तो मैं जिंदा रहूंगा। उसने बिना देर किए अपग्रेड की पुष्टि की और खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा महसूस किया। अब उसने अपना स्टेटस चेक किया। मैं अब लेवल 3 पर हूं। उसकी एंटेना गर्व से हिलने लगी। मैं कितना आगे आ गया हूं, उसने सोचा। भावनाओं की बाढ़ में उसने मजाक में कहा, मैं इस डंगियोन को जीतूंगा, सब मेरी ताकत के आगे झुकेंगे। एक क्षण की चुप्पी। अभी नहीं, उसने खुद से ईमानदारी से स्वीकार किया। किसी दिन। फिलहाल उसका असली लक्ष्य था छिपे रहना, इलाके को समझना और जिंदा रहना। क्योंकि अभी वह किसी भी जीव के साथ आमने सामने की लड़ाई में हार जाता। लेकिन उसकी स्टेल्थ और तेज दृष्टि के साथ एंटनी अब और गहराई में जाने के लिए तैयार था। जैसे जैसे वह और आगे बढ़ा, उसने गुफा में फेरोमोन ट्रेल्स खोजने की कोशिश की,
लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। नीचे क्या है? आखिरकार एंटनी एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच गया। उसकी नई दृष्टि ने उसे चीजें देखने की क्षमता दी जो पहले वह देख भी नहीं सकता था। अब वक्त आ गया है यह देखने का कि गहराइयों में क्या छिपा है, एंटनी ने सोचा, काले अंधेरे गड्ढे में झांकते हुए। दृश्य ने उसे बेचैन कर दिया। यह कोई इंसान नहीं कर सकता, एंटनी ने सोचा। उसके छोटे पैर डर से कांप रहे थे। और यह गड्ढा, यह तो जैसे एक काली खाई हो। साहस जुटाकर एंटनी ने अंधेरे में नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम डरावना था, लेकिन जल्द ही एक अजीब सी चमक ने उसका ध्यान खींचा। जब वह करीब पहुंचा तो वह चौंक कर रह गया। देखो, यहां पौधे हैं, उसने फुसफुसाया। इन गुफाओं में। पर कैसे? यह कोई तर्क नहीं बनता था। यहां तो धूप भी नहीं थी, फिर भी चमकीले फूल और पौधे जीवंत दिख रहे थे। उनके रंग मंद रोशनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे। शायद गुफा की इन दीवारों की नसें कोई पोषण प्रदान कर रही हैं, एंटनी ने अंदाजा लगाया। वह उन फूलों को हैरानी से देखने लगा। उनकी सुंदरता उसे कुछ पलों के लिए मोहित कर गई। तभी उसने फेरोमोन की एक हल्की झलक महसूस की। उसकी एंटेना उत्साह से फड़क उठी। यह मेरी जाति के हैं, मेरा कुनबा, मेरी कॉलोनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनुमान लगाया, मेरी कॉलोनी का कोई स्काउट जरूर यहां से गुजरा होगा, शायद उन चोरों का पीछा करते हुए जो हमारे घोंसले पर हमला करके भागे थे। कितना साहसी और निडर था वह। वैसा ही बनूंगा मैं भी जब अपने घर लौटूंगा। आखिरकार एंटनी एक दो रास्तों वाले मोड़ पर आ पहुंचा। चिंता ने उसे घेर लिया। यहां और मकड़ियां हो सकती हैं, या शायद कुछ और भी खतरनाक। संभल कर सोचने के बाद उसने एक रास्ता चुना और आगे बढ़ा। जो उसने आगे देखा उसने उसे हक्का बक्का कर दिया। उसके सामने फैला था एक असंभव दृश्य। विशाल मशरूम और फूल गुफा के हर कोने में फैले थे, अंधेरे में मंद मंद चमकते हुए। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया, स्तब्ध होकर। गांधलफ की कसम, ये असली है या सपना? यह अंडरग्राउंड दुनिया उसकी कल्पना से भी परे थी। छत कम से कम 60 मीटर ऊंची थी और गुफा इतनी विशाल थी कि दूसरी ओर का सिरा दिख ही नहीं रहा था। इतना बड़ा भूमिगत स्थान, यह संभव कैसे है? एंटनी ने अविश्वास में सोचा। फिर एक सिहरन भरी सच्चाई उसके सामने आई। इस जगह में राक्षसों की भरमार होगी। उसका छोटा चींटी का दिल घबरा उठा। कहीं इसी गुफा में तो मेरी कॉलोनी नहीं बसी? या शायद वे कहीं और दूर चले गए। हो सकता है वह स्काउट बस यहां से गुजरा हो, सतह तक लौटने के लिए। जो भी हो, मुझे इस जगह की जांच करनी ही होगी। एक अजीब सा दुख उसके दिल में उमड़ा। यह नजारा अद्भुत था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से सराह नहीं पा रहा था, क्योंकि वह इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ के जीव कितने बड़े हो सकते हैं और वे कितना बायोमास इकट्ठा कर सकते हैं? यह सवाल उसे अंदर तक कचोटने लगे, लेकिन वह डगमगाया नहीं। मजबूत बनो एंटनी, उसने खुद को समझाया। तुम यह कर सकते हो। चढ़ाई शुरू करते हुए उसने बुदबुदाया, मैं इस जगह पर राज करूंगा और अपनी कॉलोनी से फिर मिलूंगा। लेकिन अभी नहीं। फिलहाल पीछे हटना और ताकत बढ़ाना ही समझदारी थी। यह अज्ञात क्षेत्र बहुत खतरनाक था। मुझे पहले ट्रेनिंग करनी होगी, लेवल बढ़ाने होंगे, म्यूटेशन हासिल करने होंगे। तब जाकर मैं इस जगह को सही से एक्सप्लोर कर सकूंगा। लेकिन समय तेजी से भाग रहा था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मुख्य सुरंग इसी विशाल गुफा से जुड़ी है, और अगर सैनिक वहां आ गए तो मुझे आसान एक्सपी और बायोमास का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर वे नीचे उतर गए तो उसके पास सिर्फ खतरनाक खुली जगहों में जाने का ही विकल्प बचेगा। मुझे जल्दी करना होगा। अब वह अपनी पुरानी सावधानियों को छोड़ने के लिए तैयार था। मुझे ज्यादा बड़ा जोखिम लेना होगा। एक्सपी और बायोमास के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और मेरे पास समय नहीं है इसे इकट्ठा करने के लिए। उसने अपनी स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट की। अब युद्ध का समय था। मुझे उन्हीं जीवों को निशाना बनाना होगा जिन्हें मैंने अभी तक नहीं खाया है, ताकि मुझे बोनस पॉइंट मिले। गांधलफ से एंटनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इन विशालकाय मगरमच्छों में से किसी एक को कैसे हराएगा। वे यहाँ के किसी भी जीव से ज्यादा भयावह थे। तभी उसकी नजर एक घोंघे जैसी दिखने वाली अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। यह क्या है? जिज्ञासा से भरा वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। करीब से देखने पर यह जीव उससे भी ज्यादा घिनौना लगा जितना उसने सोचा था, और उसकी तुलना में दोगुना बड़ा भी था। उसका लंबा चिपचिपा शरीर पीठ से उगते नुकीले कांटों से ढका था। शायद इसकी गाढ़ी बलगम जैसी परत इसे तेजी से फिसलने में मदद कर रही थी।
हो सकता है इसके और भी कारण हो, पर एंटनी को पक्का नहीं पता था। एंटनी ने अचानक एक सरप्राइज एसिड अटैक करने का फैसला किया। उसने घोंघे पर तेजाब की एक धार छोड़ी, और कुछ नहीं हुआ। वह वैसे ही आगे फिसलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसका मतलब इसका बलगम इसे मेरी एसिड से बचा रहा है। अगर मैं इसे काटने की कोशिश करूं तो शायद मैं खुद इसमें चिपक जाऊंगा, एंटनी ने झुंझलाकर सोचा। हर चीज में से बचाव का तरीका निकालना जरूरी था, तो बलगम ही मिला। इससे ज्यादा घिनौना और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर एंटनी ने अपनी इंसानी बुद्धि का कमाल दिखाने की ठानी। चींटियां भी यह ट्रिक कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। उसने एक कंकड़ उठाया, चुपके से घोंघे के पीछे गया और उसे उस पर फेंक दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। एंटनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। इस घोंघे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। अब असली चाल शुरू होती है। स्टेल्थ मोड ऑन। एंटनी ने हर तरफ से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। चारों ओर से हमला। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। घोंघा भ्रमित हो गया, इधर उधर हिलने लगा। यही एंटनी का मौका था। फिर से एसिड शॉट, लेकिन इस बार सीधा इसकी पीठ पर। घोंघे ने एक अजीब आवाज निकाली। Oh my God. एंटनी ने मजे से शरारती मुस्कान बिखेरी। अब समझ आया दर्द क्या होता है। घोंघे ने गुस्से में मुड़कर देखा। 1 मिनट, ये घोंघा इतने धीमे चलने वाले शरीर के साथ शिकार कैसे करता है। यहाँ कोई पौधे भी नहीं हैं, तो ये क्या खाता है। लेकिन इससे पहले कि वह सोच पाता, घोंघे ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह अब धीमी चीज नहीं रही, बल्कि एक दैत्याकार दानव बन गई। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई और सीधा एसिड की एक घातक धार एंटनी की छिपने की जगह पर छोड़ दी। पत्थर पिघल गया। एंटनी दीवार पर चढ़ने लगा और घोंघा धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। ये धीमा घोंघा एसिड फेंक सकता है। हे गैंडलफ, मैंने ये करने के लिए कौन सा पाप किया था। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। अब मुझे इसे खत्म करने का तरीका निकालना होगा। समस्या यह थी कि एंटनी के पास सीमित एसिड था। मेरे पास बस 3-4 बार एसिड फेंकने की क्षमता होती है, और मुझे अब तक यह भी नहीं पता कि यह फिर से भरने में कितना समय लेता है। अगर अभी फायर किया और दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं था। एक आखिरी बार इसे घातक बनाना होगा। जैसे ही वह छत तक पहुंचा, उसने देखा कि घोंघा भी दीवार पर चढ़ने लगा। समझ गया, ये अपने शिकार को जलाकर और पंगु बनाकर खाता है। एंटनी ने एक योजना बनाई। अब इसे बेवकूफ बनाना पड़ेगा। उसने अपनी पीठ इसकी तरफ कर दी और अपना पिछवाड़ा हिलाने लगा। आजा, पकड़ के दिखा। घोंघा गुस्से से भड़क उठा और एक और एसिड अटैक के लिए तैयार हो गया। एंटनी ने तेजी से एसिड फायर किया, सीधा घोंघे के खुले मुंह में। एसिड सीधे इसकी जीभ पर गिरा, और परिणाम घातक था। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने लेवल 4 अल्सियोनियम स्लग को हरा दिया। तुम्हें एक्सपी प्राप्त हुआ। एंटनी धीरे धीरे घोंघे की मरी हुई लाश के पास पहुंचा। उसका मुंह कसैला हो गया। क्या सच में मुझे इसे खाना पड़ेगा। लेकिन उसकी इंसानी यादों ने उसे याद दिलाया, पृथ्वी पर भी तो लोग घोंघे खाते हैं। अब नखरे दिखाने का समय नहीं है। उसने देखा कि घोंघे की बलगम की परत अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब वह नया बलगम नहीं छोड़ रही थी। शायद यह गंदगी इसे सुखा दे। एंटनी ने मिट्टी उठाई और उस बलगम को सोखने लगा। लेकिन बदकिस्मती, इसका मतलब था मिट्टी को मुंह से उठाना। बेचारा मैं। हाय मेरी किस्मत। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अनिच्छा से उसने एक निवाला लिया। उफ, घिनौना। संरचना इतनी खराब थी कि उसे जबरदस्ती निगलना पड़ा। आधा घोंघा खाने के बाद वह पूरा भर चुका था। यह तो बहुत बड़ा था, एंटनी ने सोचा। पर मेहनत बेकार नहीं गई। बायोमास पॉइंट प्राप्त हुआ। चूंकि वह बाकी घोंघा नहीं खा सका था, उसने उसे बाद के लिए दबाने का फैसला किया। अपग्रेड टाइम। अपने नए अर्जित बायोमास का उपयोग करते हुए एंटनी ने अपनी एसिड ग्रंथि को लेवल 2 तक अपग्रेड कर लिया। अब यह उसका सबसे ताकतवर हथियार बन गया था। बाद में एंटनी ने स्काउटिंग की और एक थॉर्न लिजर्ड को देखा। यही अगला शिकार होगा। पहले की तरह जाल बिछाने की बजाय इस बार वह सीधे आमने सामने भिड़ना चाहता था। अब उसे अपनी ताकत को परखना था। उसकी बेहतर दृष्टि के कारण वह छिपकली के स्टेल्थ को भेद सकता था। पर एक समस्या थी। मेरे पास सिर्फ 1 या 2 एसिड शॉट्स बाकी हैं। हर निशाना सटीक होना चाहिए। संयोग से छिपकली सो गई। अब या कभी नहीं। एंटनी ने सीधा इसके सिर पर एसिड दाग दिया। छिपकली चिल्लाई और तड़पने लगी, खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए। पर एंटनी जानता था
मुझे इसके जहरीले कांटों और तेज दांतों से बचना होगा। वह आगे बढ़ा और अपने जबड़े से छिपकली को काट लिया। लेकिन समस्या यह थी, मेरे जबड़े ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। वह एक वर्कर एंट था जिसके जबड़े खोदने और पकड़ने के लिए बने थे, काटने के लिए नहीं। उसके जबड़े के अंदर के दांत चपटे थे जिससे शिकार को फाड़ना नामुमकिन था। काश मेरे पास बैल चींटियों जैसे नुकीले जबड़े होते, या फिर ट्रैप जोवेंट्स की तरह स्प्रिंग लोडेड जबड़े जो एक ही वार में शिकार खत्म कर देते। लेकिन उसके पास ये क्षमताएं नहीं थीं। तो अब एक ही तरीका बचा था। अगर एक काटने से काम नहीं चलता तो 1000 काट लूंगा। वह छिपकली के सिर से चिपक गया और काटता ही गया। हर काटने से उसका दबाव बढ़ता गया। आखिरकार छिपकली का संघर्ष खत्म हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बाइट स्किल लेवल 4 पर पहुंच गई। तुमने लेवल 3 थॉर्न लिजर्ड को हरा दिया। तुम्हें एक्सपी प्राप्त हुआ। एंटनी ने गर्व से अपने शिकार को देखा। टाइटस अपने लेटर को लिखते हुए गहराई से सोच रहा था कि इन दिनों सन्नाटा कितना रेयर हो गया है। चारों तरफ इतनी ज्यादा तैयारियां बाकी थी डिपार्चर से पहले, और फिर क्वीन का अपने प्राइवेट गार्ड्स भेज देना अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अनडिनाइबेबली हेल्पफुल भी। लीजन तो वैसे नॉर्मल फ्रंटलाइन सोल्जर्स की उम्मीद कर रहा था गैप को भरने के लिए। वो भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन क्वीन के गार्ड्स की क्वालिटी और डिसिप्लिन के सामने फीके ही लगते। जैसे ही वो गार्ड्स आए, प्रिपरेशंस अचानक तेज हो गई। हर काम क्वीन के नाम से होते ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। टाइटस लिखते लिखते स्टोनवुड पर नजर टिकाए रहा। शायद डंजन में वापस जाने पर और भी मिल जाए। उसका टेक्सचर बेहद यूनिक था, डार्क और डिटेल से भरा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने ये स्लैब अपनी पीठ पर ढोकर ऊपर लाया था ताकि इसे डेस्क बना सके, और उसे जरूरत पड़ी तो वह ये काम फिर से करेगा। उसने फिर एक बॉक्स निकाला जिसमें से एक वायल उठाई और उसमें मौजूद लिक्विड को अपने हाथ पर बने टाटू पर उड़ेल दिया। तुरंत ही वो मार्क चमक उठा और लिक्विड स्किन में एब्जॉर्ब होते ही दर्द ने तेजी से काटा। वायल खाली होने के बाद उसने उसे वापस बॉक्स में रखा और ढक्कन जोर से बंद कर दिया। गुस्से में उसका हाथ डेस्क पर जोर से गिरा। फिर उसने अपना वेपन उठाया और ठान लिया कि अब डिस्ट्रैक्शन का अंत करना होगा। एक सच्चे लीजनरी की जगह वही होती है जहां ड्यूटी उसे बुलाए। उसका पुराना वेपन आज शार्पनिंग की मांग कर रहा था ताकि एक्शन के लिए तैयार हो सके। सीन बदलता है और कहानी पहुंचती है डंजन में, जिसे लोग न्यूबी केव कहते हैं। वहां एक फायर मेज ने पास खड़े रेंजर से पूछा कि ये अजीब रिक्रूट्स आखिर क्यों लाए जा रहे हैं। रेंजर, जिसका नाम मिरिन था, ने माना कि उसे भी कोई अंदाजा नहीं, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि उन सभी रिक्रूट्स को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है। उसने मन ही मन फिर से दोहराया, हर एक को मरने की सजा मिली है। इंडक्शन सेरेमोनी डंजन की गहराइयों में होती थी और फुल लीजनरीज कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करते थे कि वहां असल में होता क्या है। डीप लीजन खुद एक रहस्य बना हुआ था। 3000 साल की हिस्ट्री के बाद भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आई थी। कभी इस प्राइवेट आर्मी ने पूरी सिविलाइजेशन को बचाया था। मिरिन ने खुद से वादा किया कि बहुत जल्द लीजन के सीक्रेट्स उसके सीक्रेट्स भी होंगे और वो उन्हें किसी हाल में बाहर नहीं जाने देगा। न्यूबी केव में मिरिन और उसका साथी डोनेलन अक्सर देख लेते थे कि कैसे कुछ अनाड़ी डंजन मर्सनरीज अंदर घुसकर मॉन्स्टर्स का शिकार करने की कोशिश करते। ज्यादातर घायल होकर बाहर फेंके जाते, क्योंकि वो भूल जाते थे कि डंजन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ सरफेस वाले मॉन्स्टर्स से पूरी तरह अलग होती है। ये बेपरवाह एडवेंचरर्स हमेशा लीजन के लिए मुसीबत बने रहते। बस जल्दी लेवल अप करने की लालच में रेस्क्यू टीम्स को खतरे में डाल देते। हमेशा उतना मुंह खोल लेते जितना निगल नहीं सकते थे। पीछे से एक सीनियर महिला उनके पास आई। उसने दोनों ट्रेनी से पूछा कि क्या वे एक्सपीडिशन के लिए तैयार हैं। दोनों ने तुरंत कहा कि उनका आर्मर और इक्विपमेंट सब चेक और पॉलिश किया जा चुका है। लेकिन सीनियर महिला ने साफ किया कि उसका मतलब इक्विपमेंट से नहीं था, वो उनके दिमाग की तैयारी की बात कर रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि डंजन खतरनाक जगह है, कमांडर, और उसके लिए भी इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने यह भी कहा कि जैसे ही वे नीचे उतरेंगे दोनों को प्रमोशन मिलेगा। ये बहुत बड़ा मौका होगा जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट उन्हें अपने असली काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मिरन ने सलूट करके भरोसा दिलाया कि वे डगमगाएंगे नहीं। उसने पूछा कि और कितना इंतजार करना होगा डंजन में प्रवेश करने के लिए। सीनियर महिला उसकी ईगरनेस देखकर मुस्कुराई। उसने बताया कि अब बस कुछ ही घंटों की बात है। जैसे ही वे अंदर जाएंगे अपर एरिया को साफ किया जाएगा और फॉरेस्ट एक्सपेंस के भीतर एक फॉरवर्ड कैंप स्थापित होगा। एंथनी अपने मिशन को पूरा करने के बाद सामने आया, बिल्कुल थका हुआ, छोटा सा आंट पसीने में भीगा हुआ था। खुद को वाइप करते हुए सोच रहा था कि आज का दिन कितना जबरदस्त बिजी रहा। उसे याद आया कि हमेशा कहा जाता है बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। हालात ने उसे एग्रेसिव होने पर मजबूर किया था और सच में इसका पे ऑफ मिला। अब वो उत्साहित होकर अपना स्टेटस चेक करने लगा ताकि देख सके कि उसने कितना इनक्रेडिबल बाउंटी हासिल किया है।
उसने ध्यान से अपने स्टैट्स, स्किल्स, म्यूटेशंस और बायोमास को रिव्यू किया, लेकिन तुरंत ही डिसअपॉइंटमेंट छा गई। थॉर्न लिजर्ड और कोरल स्लग को खाने के बाद भी उसे सिर्फ 2 बायोमास मिले थे। उसने बताया कि कैसे उसने उन्हें सेव करके रखा और फिर एक और आइसोलेटेड कोरल स्लग ढूंढ निकाला। उसी पुरानी ट्रिक को दोहराकर उसने स्लग के मुंह में हिट करके क्रिटिकल डैमेज दिया, लेकिन इस बार स्पीड उसके साथ नहीं थी। वो मॉन्स्टर की एसिडिक म्यूकस से बच नहीं पाया। चिपचिपा गूप उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ और भयंकर जलन देने लगा। उसके थोरैक्स के पीछे का कैरेपेस पिघल गया और उसका 10 एचपी तुरंत ही गिर गया। एसिड का छोटा सा हिस्सा भी उसकी हेल्थ का लगभग 1/3 खत्म कर गया। एचपी स्टेडीली कम होता गया। इस हाल में उसे बहुत टेम्पटेशन हुआ कि कैरेपेस को अपग्रेड कर ले ताकि बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा थी कि किसे चुनना है ये समझना मुश्किल हो रहा था। फिर भी कोरल स्लग को खाने के बाद, जो काफी टाइम ले गया, उसने लगभग 8 एचपी रीजेनरेट कर लिया। अब वो फिर से एक परफेक्ट एंट जैसा महसूस करने लगा। कुछ बेसिक स्किल्स थी जिन्हें वो लेना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा मौका उसे ऑफेंसिव वेपन को अपग्रेड करने का दिखा। सिस्टम ने उसे एक नोटिफिकेशन दी। एसिड शॉट को अपग्रेड करके इम्प्रूव्ड एसिड शॉट बनाया जा सकता था, सिर्फ एक स्किल पॉइंट खर्च करके। डिस्क्रिप्शन में साफ था कि अपग्रेड से एक्यूरेसी बेहतर होगी और साथ ही रेंज भी बढ़ जाएगी। एंथनी ने तुरंत ये अपग्रेड खरीद लिया। रेंज बढ़ने से अब वो ज्यादा दूरी से सही और भरोसेमंद शॉट ले पाएगा। इससे उसकी सेफ्टी भी बढ़ेगी और कंसिस्टेंट डैमेज भी दे पाएगा। क्लियरली ये एक विन विन था। काश उसके पास और स्किल पॉइंट्स होते। उसने ठान लिया कि जल्दी से जल्दी लेवल अप करना ही होगा। बहुत सारी स्किल्स लेवल 4 पर पहुंच रही थी और अगर उन्हें अपग्रेड ना किया तो एक्सपीरियंस लूज हो जाएगा और ये सबसे बड़ा गुनाह होता। अब उसका ध्यान विशन पर गया। वो सच में अपनी आंखों को लेवल 4 तक अपग्रेड करना चाहता था। अब तक सुपीरियर विशन होने की वजह से उसे आइसोलेटेड प्रे ढूंढने और दूसरों से बचने में बहुत फायदा मिला था। एनहांस्ड सेंसेस का एडवांटेज वो बिल्कुल नहीं खो सकता था, लेकिन बायोमास कमाने के लिए कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी बढ़ाना जरूरी था, यानी एसिड को भी अपग्रेड करने पर विचार करना पड़ा। उसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा बायोमास बचा था जिसे वो लेग्स, कैरेपेस या मैंडिबल्स पर यूज कर सकता था। लेग्स टेम्पटिंग लग रहे थे क्योंकि मोबिलिटी बढ़ने से स्काउटिंग, रिट्रीट और फाइटिंग तीनों आसान हो जाते। मैंडिबल्स पर उसका भरोसा नहीं था क्योंकि अब तक उसने सिर्फ थॉर्न लिजर्ड को इफेक्टिवली बाइट किया था और वैसे प्रे बहुत रेयर थे, तो उसके पास बस 2 प्रैक्टिकल ऑप्शंस बचे, या तो +4 आइज लेना या फिर +3 एसिड ग्लैंड और +1 लेग्स। उसका इंस्टिंक्ट उसे डिफेंस की तरफ खींच रहा था। नए एनवायरनमेंट में एंटर करते समय एनिमी को पहले देख पाना बहुत बड़ा एडवांटेज था। आखिरकार डिसीजन फिक्स हो गया। सिस्टम विंडो फिर खुली और उसने +4 आइज का ऑप्शन दिखाया जिसकी कॉस्ट थी 4 बायोमास। एंथनी ने ईगरली एक्सेप्ट कर लिया। उसकी आंखें लिटरली बढ़ने लगीं, खिंचने लगीं और कारापेस अपनी जगह शिफ्ट कर रहा था। भयंकर इचिंग और दर्द असहनीय था। म्यूटेशन प्रोसेस उसे नफरत भरा लगता था। भले ही रिजल्ट अमेजिंग क्यों न हो, खत्म हुआ और उसकी विजन सच में इंप्रूव हो गई। परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शार्प थी। एक राहत की लहर उसके ऊपर छा गई और वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया। एंथनी ने आगे बढ़ते हुए खुद को याद दिलाया कि उसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। जल्दी ही वो कॉलोनी वापस लौटेगा, लेकिन अभी के लिए उसका फोकस सिर्फ बायोमास और एक्सपीरियंस हार्वेस्ट करना था। वो नए टारगेट्स पर बोनस बायोमास लेने के लिए तैयार था। अब जब वो फुली रेस्टेड था, उसने सोचा कि शायद एक ब्लेड टेल्ड रैट को चैलेंज करने का टाइम आ गया है, बस शर्त ये कि वो अकेला मिले। लेकिन अचानक एंथनी मुस्कुराया। वाइब्रेशन से उसे साफ महसूस हुआ कि आगे कहीं मॉन्स्टर्स के बीच एक और फाइट हो रही है। डिटर्मिनेशन के साथ वो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। एंथनी के सामने एक जबरदस्त क्लैश हो रहा था। 4 क्लॉ सेंटिपीड्स, 3 भेड़िया जैसे क्रीचर्स से भिड़े हुए थे और लड़ाई बेहद खतरनाक थी। दोनों तरफ से बिना झिझक क्रूर वार किए जा रहे थे। हर बार जब कोई सेंटिपीड भेड़िए पर हमला करता तो जवाब में भेड़िया भी उतनी ही बेरहमी से पलटवार करता। इस खून खराबे को देखते हुए एंथनी हल्की सी मुस्कान दबा नहीं पाया। उसने मन ही मन तय किया कि अब एक यंग एंट की एंट्री का टाइम आ चुका है। वह धीरे धीरे स्टेल्थी तरीके से अपनी पोजीशन बदलने लगा ताकि सही मौके पर वार कर सके। उसे अपने नए स्किल्स का फायदा उठाना था और वो धैर्य से परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने लगा। फिर से उसने अपना स्टेल्थ मोड एक्टिवेट किया। जल्द ही उसने देखा कि दोनों तरफ के क्रीचर्स थोड़े अलग हो गए हैं और एक ओपनिंग बन गई है। यह उसका मौका था। ऊपर से उसने एसिड का छिड़काव किया जो सीधे एक सेंटीपीड पर गिरा और उसका शरीर बुरी तरह जल उठा। एंथनी ने नतीजे को देखकर संतोष की सांस ली। हाउंड्स ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और एक भेड़िया उस घायल सेंटीपीड पर टूट पड़ा। उसे बाकी साथियों से काटकर अलग कर दिया। सेंटीपीड की धमकियों को भुलाकर भेड़िया बिना रुके उस पर हमला करने लगा। सेंटीपीड ने किसी तरह जान बचाई और पलटवार में एसिड उगला, लेकिन भेड़िया फुर्ती से बच निकला। एंथनी ने गौर किया कि भेड़िया कितना रिलेंटलेस था। वो सेंटीपीड को एक पल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहा था।
तभी घायल सेंटीपीड ने अपनी विशाल पूंछ से भेड़िए पर जोरदार प्रहार किया। यह वार इतना खतरनाक था कि एंथनी सिहर उठा। अगर यह उस पर पड़ता तो वह चपटा हो जाता जैसे कोई पैनकेक। यह सोचते ही उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। सेंटीपीड भी इस वार से बुरी हालत में दिख रहा था। इसी बीच एक और भेड़िया ने अपनी धारदार क्लॉज से एक सेंटीपीड को चीर डाला। उसकी लाल चमकती आंखों से मौत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। एंथनी ने यह देखकर सोचा, जैसे भेड़िया कह रहा हो कि कोई कीड़ा उसकी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिनिशिंग ब्लो देने से पहले ही एंथनी ने फिर वार किया। ऊपर से उसने एसिड उस भेड़िए पर गिराया और एक डार्क हंसी छोड़ी। उसकी प्राउड मोमेंट बीच में ही तोड़ दी। वो चाहता था कि ये बैटल अभी खत्म न हो। एक ब्लास्ट से भेड़िए को खत्म करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सेंटीपीड्स के लिए भी यही हाल था। अब जबकि एक सेंटीपीड पहले ही गिर चुका था, लड़ाई बराबरी पर आ गई थी। सेंटीपीड्स पीछे हटने को मजबूर दिखे, लेकिन हाउंड्स अब भी आगे बढ़ते जा रहे थे। बाकी 3 सेंटीपीड्स अचानक एकजुट हो गए और एक ही भेड़िए पर टूट पड़े। पहले उन्होंने उसे एसिड में भिगो दिया, जिससे वह गिर पड़ा। घायल और कमजोर भेड़िया ढह गया। तभी सेंटीपीड्स ने मिलकर हमला किया। एक ने उसकी कमर दबोच ली, दूसरे ने गर्दन पकड़ ली और तीसरे ने उसके पैर जकड़ लिए। भेड़िए का खून चारों तरफ बहने लगा। एंथनी बेहद ध्यान से यह सब देख रहा था। सेंटीपीड्स ने अपना मौका ढूंढ लिया था। केओस का फायदा उठाकर उसने तय किया कि अब उसे रूफटॉप छोड़कर आउटर साइड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन स्लॉटर जरा भी रुका नहीं। क्रैशेस और जानलेवा काटने की आवाजें हवा में गूंज रही थी। एंथनी ने एक अधमरे सेंटीपीड पर झपट्टा मारा, अपने मंडिबल से उसका काम तमाम किया और फिर उसका खून चूसकर उसकी एसेंस एब्जॉर्ब कर ली। वैल्यूबल एक्सपीरियंस उसके खाते में जुड़ गया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एंथनी ने देखा कि क्लाइमैक्स नजदीक है। बाकी 3 सेंटीपीड्स जी जान से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी जहरीली स्पाइक्स से हमला किया और भेड़ियों को पीछे धकेला। वार की ताकत ने भेड़ियों की टांगें तोड़ दी और उन्हें हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ा। अब दोनों तरफ के क्रीचर्स बुरी तरह घायल थे और लड़ने की हालत में नहीं थे। वे एक दूसरे को घूरते रहे, ओपनिंग का इंतजार करते रहे। फिर मानो किसी अदृश्य गन ने सिग्नल दिया हो, वे आखिरी बार भिड़ गए। हर क्रीचर ने अपनी बची खुची ताकत झोंक दी। यह एंड्योरेंस की जंग थी, कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। लेकिन जल्द ही दोनों तरफ के जानवर थक कर ढह गए। सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगे। एक मैसेज आया कि लेवल 3 लूपस ड्रेको कब हार चुका है। दूसरा मैसेज लेवल 4 लूपस ड्रेको की हार का। और सिग्नल्स आने लगे। बैटलफील्ड अब पूरी तरह काने से भर चुका था। हर क्रीचर मौत के कगार पर था, अपनी रक्षा करने में असमर्थ। एंथनी ये देखकर हंस पड़ा। उसने उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे सब उसकी मंडिबल्स के जाल में नाचते हुए जोकर से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक डिसाइसिव वाइट के साथ उसने जीत हासिल की। अब सभी बचे हुए क्रीचर्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और उसके सामने अनुभव और बायोमास का अनप्रेसिडेंटेड खजाना पड़ा था। एंथनी ने एक एक करके भेड़ियों और सेंटीपीड्स को ड्रेन कर दिया। वो उनका खून चूसता गया जब तक कि कुछ भी बाकी न रहा। सिस्टम नोटिफिकेशंस उसकी जीत की पुष्टि कर रहे थे। उसने लेवल 4 लूपस ड्रेको कप को हराया और उसका अनुभव हासिल किया। उसने एक लेवल 2 क्लॉ सेंटीपीड और उसके 3 और साथियों को खत्म किया। एक और मैसेज आया कि लेवल 3 क्लॉ सेंटीपीड भी मारा जा चुका है। उसी पल गंडल्फ उसके सामने प्रकट हुआ। सिस्टम की घोषणा से एंथनी इतना चौंक गया कि उसने जोर से चिल्लाया। यह हकीकत थी, वह आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह इवॉल्व कर सकता था। एंथनी ने एक बार फिर गिरे हुए जीवों का खून पीना शुरू किया और हर बार के सेवन से उसका बायोमास लगातार बढ़ता गया। उसने खुद को याद दिलाया कि जितना हो सके उतना बायोमास इकट्ठा करना जरूरी है। तभी अचानक उसके कानों में गूंजने जैसी आवाजें भरने लगीं, जो हर पल और तेज होती जा रही थी। एक भयानक एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया, क्योंकि उसे साफ समझ आ गया कि अब क्या आने वाला है। सिस्टम विंडो ने उसे सूचित किया कि उसने बायोमास का नया स्रोत खा लिया है, ल्यूपस ड्रेको का। इसके बदले उसे एक बायोमास मिला और इस प्राणी का बेसिक प्रोफाइल भी अनलॉक हो गया। विंडो ने बताया कि यह पोल वुल्फ ड्रैगन्स की नन्ही संतान है। वो अब भयानक जीव जो आग के प्रति बेहद रेजिस्टेंट होते हैं। एंथनी को झटका लगा। उसके आसपास जो जीव थे वे सिर्फ उनके बच्चे थे। ये सोचकर उसे यह पागलपन सा लगा। उसने सोचा, काश उसके पास 1 घंटा और होता या सिर्फ 10 मिनट ही और मिल जाते। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका पेट पहले ही फटने की कगार पर था। पूरा वुल्फ ड्रैगन खाने के बाद उसका शरीर भारी हो चुका था। उसे अपने घर पर बनी चींटी कॉलोनी याद आई। उसकी यादों में वो दृश्य उभरा जब वो अपने कमरे में बैठा अपनी बनाई हुई मिट्टी की चींटी कोठरी को देख रहा था। उसने समझाया था कि चींटियों के 2 पेट होते हैं। स्काउट और वर्कर चींटियां हमेशा शिकार को वापस घोंसले तक नहीं लाती। कभी कभी वे अपना सोशल स्टमक भर लेती हैं
और फिर घोंसले में जाकर उसे उल्टी करके दूसरों को खिलाती हैं। ये सोचकर एंथनी ने तय किया कि अगर उसका निजी पेट भर चुका है तो अब समय है सोशल स्टमक भरने का। उसने फिर से जीवों को खाना शुरू किया और अपना बायोमास और भी बढ़ा लिया। इसी बीच शिकारी हंटर्स वहां आ पहुंचे। एंथनी ने सोचा कि उनका पहुंचना वक्त पर हुआ और उसने मन ही मन उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो अपने सुरंग की ओर चढ़ने लगा, लेकिन उसके भरे हुए शरीर ने उसे बोझिल और सुस्त बना दिया। बायोमास का भारीपन उसे ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था। उसने खुद को धक्का दिया, अपने मोटे चींटी जैसे शरीर को दीवार पर चढ़ने को मजबूर किया। आसपास इंसानी सैनिकों के युद्ध की आवाज गूंज रही थी, जबकि उसका घोंसला बस 10 मीटर दूर था। थोड़ी देर में सैनिक उसकी नजर में आ गए। शिकारी ऊर्जा से जीवों पर हमला कर रहे थे और एंथनी घबराकर एडवांस्ड स्टेल्थ एक्टिवेट कर गया। उसने पूरी ताकत से अपने शरीर को ऊपर खींचा, समझते हुए कि यह असली एक्सटर्मिनेशन था। बड़ी मुश्किल से वो आखिरकार अपनी सुरंग तक पहुंच गया। अब बस मिट्टी की दीवार तोड़ना बाकी था। उसने जोर लगाया, लेकिन उसका मोटा शरीर बीच में अटक गया। डर ने उसे घेर लिया कि वह अंदर फिट ही नहीं हो पाएगा। गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गए, क्योंकि उसे लगा उसका शरीर ज्यादा भारी माल लेकर फंस गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा, रगड़ा और आखिरकार वो बाहर निकल आया। लेकिन बाहर गिरते ही उसका शरीर जमीन पर धड़ाम से टकराया और वो बुरी तरह चोटिल हो गया। उसका चेहरा आलू की तरह सूज गया। फिर भी उसने ठान लिया कि अब बायोमास तुरंत खर्च करना होगा और अपने भारी शरीर को और नीचे ले जाना होगा। सिस्टम ने उसे नोटिफिकेशन दिया, एसिड ग्लैंड +3, कीमत 4 बायोमास। एंथनी ने बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। बायोमास उसके शरीर से खींचा गया और दर्द की लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसने दर्द सहा, खुद को याद दिलाते हुए कि रुकना मुमकिन नहीं है, चलते रहना होगा। वह सावधानी से गड्ढे में नीचे उतरने लगा। उसे पता था कि जरा सी चूक से मौत हो सकती है। हर कदम सोच समझ कर रखना था। उसे उम्मीद थी कि नए लेग्स उसका भारी शरीर संभाल लेंगे, लेकिन संतुलन बिगड़ा और उसका पैर फिसल गया। वह बुरी तरह गिरा, दीवारों से टकराता हुआ। चोटें उसके पूरे शरीर में फैल गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे की मिट्टी की दीवार उड़ चुकी है। शिकारी अब उसके घोंसले से भी आगे बढ़ चुके थे और जल्द ही उसकी सुरंग तक पहुंचने वाले थे। वह जानता था कि वहां ठहरना मौत बुलाने जैसा है। वक्त बहुत कम था और उसके पास सिर्फ एक आखिरी काम करने का मौका था। धीरे धीरे थकान से चूर होकर वह और नीचे उतरा। तभी सिस्टम विंडो खुली। इवोल्यूशन मेन्यू। उसने तुरंत हाँ कर दी। सिस्टम ने उसे बधाई दी। उसकी मौजूदा प्रजाति का मैक्स लेवल पूरा हो चुका है। अब इवोल्यूशन उसे नए रूप और बेहतर स्टैट्स देगा, लेकिन चेतावनी भी दी गई, इवॉल्व करने के बाद कमजोर जीवों को मारने से एक्सपी और बायोमास बहुत कम मिलेगा। उसके सामने 2 विकल्प आए। पहला, वर्कर एंड वॉइस में इवॉल्व होना। इससे वो एक अडल्ट वर्कर बनकर बेस स्टैट्स में जबरदस्त बढ़त और नई स्किल्स पाएगा। दूसरा, अपना मानस्टक और कंडेंसिंग करना, जिससे वो माना स्टोर और इस्तेमाल कर सकेगा। यह रास्ता कस्टम एवोल्यूशन भी खोलता था और जरूरी माना का 100% वो पहले ही हासिल कर चुका था। एंथनी ने गहराई से सोचा। वर्कर एंड बनना उसके सर्वाइवल के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था, लेकिन मानस्टक और को कंडेंस करना और जादू का इस्तेमाल करने की ताकत हासिल करना बेहद लुभावना था। सिस्टम ने पूछा, क्या वो अपना एवोल्यूशन मॉन्स्टक और कंडेंस करने में खर्च करना चाहता है? एंथनी ने गर्व से स्वीकार कर लिया। एंथनी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका थोरैक्स अंदर से जल रहा हो, जैसे कोई उबलता हुआ आग का गोला उसके शरीर में फंस गया हो। उसे अंदाजा हुआ कि ये उसकी नई कोर का असर था। उसका शरीर बेहद कमजोर था और शाफ्ट से किसी परसुअर के नीचे कूदकर आने का ख्याल उसे भागने पर मजबूर कर रहा था। वो एक ही जगह रुक नहीं सकता था। खुद को दौड़ाने के लिए मजबूर करते हुए उसने सोचा कि स्टेटस चेक कर ही लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसका लेवल अब भी सिर्फ 1 है, तो निराशा उस पर हावी हो गई। गुस्से में वो खुद को कोसने लगा। उसने सोचा, इतनी मेहनत, इतना जमा हुआ एक्सपीरियंस, बायोमास, हायोमास, रियोरास और ऊपर से वो बेवकूफ किस्मत भी, सबका नतीजा आखिर क्या निकला? सर्वाइवल आसान नहीं था, फिर भी उसे वो न्याय नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। हाँ, एक छोटी राहत ये थी कि अब उसका MP 0 से बढ़कर 10 हो चुका था। स्टैट्स विंडो ने उसके शक की पुष्टि कर दी। असली इंग्रेडिएंट तो वही मॉन्स्टर कोर था जो मैजिक सीखने के लिए जरूरी था। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड के बाकी क्रीचर्स के लिए भी। अब उसे समझ आया कि इतने सारे मॉन्स्टर्स उस पूल की ओर क्यों खींचे चले आए थे। उन्होंने उस पानी को पीकर माना अब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे उनकी कोर्स तेजी से बनने लगी थी। अब उसका MP 10 था, लेकिन स्टैट्स अपग्रेड का बड़ा हिस्सा उसने सिर्फ माना के लिए त्याग दिया था। ऐसा माना जिसे वो अभी इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। आगे उसे और खतरनाक जगहों में बढ़ना था और वहां वो खोई हुई ताकत बहुत काम आ सकती थी। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं ये फैसला गलत तो नहीं था, लेकिन माना को हथियार बनाने का ख्याल इतना लुभावना था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। शायद उसका चुनाव उतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि अब तक इवॉल्व न होने का फायदा ये था कि वो और भी तेजी से लेवल्स और स्किल पॉइंट्स गेन कर सकता था। एंथनी ने खुद को कड़ी हिदायत दी कि स्किल्स मेन्यू की तरफ झांकना भी नहीं है। हो सकता है नए ऑप्शंस
जैसे माना शेपिंग या स्पेल चैंटिंग अनलॉक्ड हुए हों, लेकिन वो टेम्पटेशन से बचना चाहता था। उसने ठान लिया कि फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर ही रहना चाहिए। ठोस इरादे के साथ उसने तय किया कि अब अंडरग्राउंड की इस विशाल दुनिया को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। जैसे ही वो और अंदर बढ़ा, उसके सामने का नजारा उसे हैरान कर गया। कैबिन की छत 70 मीटर ऊपर तक फैली हुई थी। उसने ऊपर चढ़ने का ख्याल झटक दिया, क्योंकि एक बार भी स्लिप होना मतलब सीधी मौत। उसकी आंखें भले ही +4 पर हों, इतनी दूर तक नहीं देख सकती थीं कि दीवारों का अंत कहाँ है। इसी सोच ने उसे अपनी विजन पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। इंसान की आंखों जैसी सिंगुलर फोकस वाली नजर उसके पास नहीं थी। उसकी कंपाउंड आइज एक साथ कई डायरेक्शंस देख सकती थीं, लेकिन डिटेल बहुत कमजोर थी। उसने तुरंत आई साइट को +5 तक बढ़ाया, मानते हुए कि यही सही अपग्रेड होगा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें ही सबसे पहले म्यूटेट होंगी। वो सोचने लगा कि म्यूटेशंस के उस लेवल पर पहुंचकर शायद उसकी नजर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए। लेकिन गंडाल्फ, वो रहस्यमयी आवाज, अब भी चुप था। वहां सिर्फ खामोशी थी। एंथनी ने सोचा कि क्या ये चुप्पी किसी शर्म की वजह से है या उसकी आदत ही ऐसी है। काश उसे थोड़ी बहुत सलाह ही मिल जाती। चारों ओर का ये अजनबी लैंडस्केप उसके मन पर भारी पड़ रहा था। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई दूसरी दुनिया है। जिज्ञासा से भरा हुआ उसने आसपास की चीजों को छूना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं। बिना सोचे उसने अपने मंडिबल्स एक मशरूम में गड़ा दिए, लेकिन स्वाद इतना खराब और असहनीय था कि वो चौंक गया। जिस जगह उसने काटा, वहां से पीले रंग का एक चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा। तभी उसे समझ आया कि ये शायद किसी तरह का एसिडिक सैप है। और जैसे ही उसने देखा कि उसका HP धीरे धीरे घट रहा है, तो उसके होश उड़ गए। सिर्फ मशरूम काटने से ही उसे डैमेज हुआ था। अब उसे साफ हो गया कि ये मशरूम्स ऐसे डोज रखते हैं और खाने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अब उसने ठान लिया कि और सावधान रहना होगा। उसने सोचा कि शाफ्ट के पास रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी आ सकते थे। उसे एक नया हाइडिंग स्पॉट खोदना पड़ेगा ताकि रिट्रीट की जगह रहे। और गहराई में बढ़ते हुए उसने गौर किया कि आसपास कोई और जीव जंतु नहीं दिख रहे थे। यहाँ तक कि किसी जीवन की हल्की आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने सोचा, क्या सच में इस जगह के सारे जीव सोए हुए हैं? उसी वक्त उसकी आंखों ने अचानक हलचल पकड़ी। ऊपर आसमान से एक ईगल जैसा क्रीचर उड़ता हुआ आया, जिसकी चोंच में एक विशाल सेंटीपीड जकड़ा हुआ था। ये नजारा देखते ही एंथनी का दिल दहल गया। अब उसे यकीन हो गया कि अंडरग्राउंड की ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी थी। एंथनी ने खुद से माना कि वो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही थी, कोर कंडेंस हो चुका था और वो खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। यहां तक कि अंदर ही अंदर थोड़ा प्राउड भी हो गया था, मानो वो अंडरग्राउंड में अकेले सर्वाइवल कर लेगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया जब उसने सच्चाई देखी। सामने देखा सेंटीपीड इतना बड़ा था कि साफ समझ आ रहा था ये उन सेंटीपीड्स का इवॉल्व्ड रूप था जिन्हें वो ऊपर देख चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो निराशा में चिल्ला उठा, सोचते हुए कि दुनिया इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है। उसने मन ही मन कल्पना की, अगर वो एक मैच्योर एंट वर्कर में इवॉल्व हो जाता तो क्या वो भी 3 मीटर लंबा और 2 फीट मोटा हो जाता। लेकिन फिर उसने ये ख्याल झटक दिया। उसे याद आया कि यहाँ के क्रीचर्स वैसे भी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाले थे, और जब उसने कोर कंडेंस करने का फैसला किया था तब वो रिस्क पहले से जानता था। खुद को फिर से संभालते हुए एंथनी ने स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर लिया। उसने खुद को समझाया कि अगर सरवाइव करना है तो स्टेल्थ और अपनी शार्पन सेंसेस पर भरोसा करना होगा। धीरे धीरे गहराई में बढ़ते हुए वो और ज्यादा सावधान हो गया। अंडरग्राउंड में मौजूद पेड़ और फंगाई का अजीब सा फोलिएज उसे बेचैन कर रहा था। यहाँ सनलाइट न होने के बावजूद ये पेड़ जिंदा थे, लेकिन उनकी फ्लैशी पत्तियां उसे अजीब सी लगी। उसने ठान लिया कि जब तक उसे पक्का यकीन न हो कि ये किसी वेनस एंड ट्रैप जैसी चीज नहीं है, तब तक वो इन्हें टच नहीं करेगा। अचानक कैवन के अंदर से एक डिस्टर्बेंस गूंजी। इस बार उसने ठान लिया कि पीछे हटना नहीं है। उसने खुद को पैंथर जैसा इमेजिन किया, धीरे धीरे झुककर शिकार की तरह दबे पांव चलते हुए वो उस आवाज की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसका लेवल 1 से बढ़कर 2 हो गया। खुशी से उसका मन झूम उठा। इतने लंबे समय से वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि शायद एडवांस स्किल्स को लेवल अप होने में बहुत ज्यादा यूसेज की जरूरत होती है। थोड़ी ही देर बाद उसने सामने एक इंजर्ड क्रोका बीस्ट देखा, जिसका पेल्ट पटा हुआ था। उसे राहत मिली कि ये एवॉल्व्ड क्रोका बीस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसे डर लगा, क्योंकि ये वही क्रीचर था जिसे उसने पहली बार देखा था। वो क्रीचर जिसने उसकी आंखों के सामने एक आंट को जिंदा चबा लिया था। अगर आंट सपने देख सकते तो यही उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर होता। लेकिन अब ये बीस्ट बुरी तरह घायल लग रहा था। एंथनी ने इसे अपने लिए गोल्डन चांस माना। उसे लगा शायद ऐसा मौका दोबारा न मिले। अब डर को किनारे रखकर उसे वो बोनस बायोमास लेना ही होगा जो पहले छूट गया था। गुस्से से उसने फिर से अपनी रेड एंड फॉर्म ले ली और क्रोका बीस्ट पर छलांग लगा दी। उसने उसकी खुली हुई चोट पर सीधा एसिड स्प्रे कर दिया। बीस्ट दर्द से दहाड़ उठा, उसकी चीख कैवर्न में गूंज गई। एंथनी उस एगनी में मजा ले रहा था।
उसने तुरंत एक और एसिड स्ट्रीम उसके मुंह में छोड़ी। बीस्ट की चीख और जोरदार हो गई। उस पल एंथनी को एक अजीब सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे बदले की आग बुझ रही हो। उसे मजाक में सोचा कि अगर मॉन्स्टर्स ऐसे ही मुंह खोलते रहे और वो एसिड अंदर फेंकता रहा तो उसे इस मूव का नाम देना चाहिए एंथनी माउथ शॉट। लेकिन अगली ही सांस में उसे लगा कि ये नाम कितना रिडिकुलस है। फिर भी आज का दिन उस क्रोका बीस्ट के लिए वाकई बेहद बुरा था। लेकिन हालात जल्दी पलटे। बीस्ट ने उसे खून खराबे भरी नजर से घूरा। एंथनी का पूरा कॉन्फिडेंस फिर से ढह गया। वो घबराकर भागा, पैनिक में चीखते हुए अपनी बॉडी घसीटते हुए निकल पड़ा। बीस्ट पीछे पीछे रिलेंटलेस दौड़ रहा था, अपने क्लॉज से वार करते हुए। किस्मत ने साथ दिया, वरना एंथनी अब तक कई बार कटा होता। लेकिन फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर एक भी स्ट्राइक लग जाती तो उसका काम तमाम हो जाता। उसने खुद को याद दिलाया कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक और एसिड स्ट्रीम फेंकी, लेकिन इस बार क्रोका बीस्ट पहले से रेडी था। उसका हमला बेअसर हो गया। एंथनी समझ गया कि ये क्रीचर दिखने से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। उसकी मर्डरस इंटेंट साफ झलक रही थी। बीस्ट बार बार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और एंथनी हर बार किसी तरह बच रहा था। लेकिन हर डॉज के बाद उसका मन कांप रहा था। आंसू उसकी कंपाउंड आईज में छलक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। बीस्ट ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और उसका एक अंटेना नोचकर फाड़ दिया। खून फूट पड़ा और दर्द से एंथनी का शरीर कांप उठा। उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ, लेकिन हार मानने की बजाय उसने दांत भींच लिए। उसने बीस्ट के पैर में जोर से काट लिया और उसे गिराने की कोशिश की। तभी सिस्टम विंडो उसके सामने उभरा। उसमें लिखा था कि उसका बाइट स्केल अब लेवल 5 पर पहुंच गया है और अब अपग्रेड अवेलेबल है। ऑप्शन था बाइट को क्रशिंग बाइट में बदलने का, जिसकी कॉज सिर्फ एक स्किल पॉइंट थी। एंथनी दिमाग में चिल्लाने लगा। उसने और जोर से बीस्ट की लेग में दांत गड़ा दिए, लेकिन क्रोका बीस्ट ने पलटवार किया। उसकी टेल जोर से एंथनी को लगी और वो हवा में उड़ गया। उसका शरीर सीधे पत्थर की दीवार से टकराया। जबरदस्त दर्द उसकी पूरी बॉडी में फैल गया और चोटों ने उसके छोटे से रूप को बुरी तरह तोड़ दिया।